प्रशासनिक एवं राजस्व, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू सिस्टम। मैं इस व्यवस्था पे आता हूं। पहले एक नाम लिखा हुआ है प्रशासनिक, कौन सा प्रशासन, लिखो, देख हेडिंग डालो, प्रशासनिक व्यवस्था। पहले ये पढ़ते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फिर रेवेन्यू पढ़ेंगे, पहले प्रशासन पढ़ते हैं। मैं यदि आज आपसे पूछूं कि आज अपनी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, तो आप कहोगे सर हम प्रशासनिक व्यवस्था के सदस्य हैं। आप सारे प्रशासनिक व्यवस्था में जाने की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम का नाम ही है राजस्थान प्रशासनिक सेवा, है ना, तो आप प्रशासनिक व्यवस्था की तैयारी करो। तो मैं कहता हूँ आज प्रशासन में कोई कैसे जा सकता है, तो आपको सर एग्जाम दो, जो एग्जाम को पास कर लेगा वो प्रशासनिक सेवा के अंदर चला जाए। तो उस समय हम कर रहे हैं मध्यकाल की बात, तो मध्यकाल के अंदर कैसे हुआ करता था सिस्टम, तो मध्यकाल के अंदर राजा अपने भाइयों को अधिकारी बनाता था। किसको बनाता, क्योंकि तब प्रशासन संभालते थे सामंत। कौन संभालते भाई, जैसे आज राजस्थान की सरकार ने कहा जयपुर का कलेक्टर फलान जी, जोधपुर के कलेक्टर फलान जी, आपके कोटा के कलेक्टर फलान जी। उस समय ये था, जयपुर का सामंत ये, जोधपुर का सामंत ये, कोटा का सामंत ये। आज कलेक्टर कैसे बनता है, पेपर दे के। उस समय सामंत कैसे बनता था, आप राजा के भाई हो तो राजा आपको क्या बना देगा, आई बात समझ में। तो वो सामंती व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी, तो मध्यकाल की प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कहा जा सकता है, देखो, मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहा जाता है। मिडिवल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज नोन एज फ्यूडल सिस्टम। मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहा जाता है। मिडिवल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज नोन एज फ्यूडल सिस्टम। सामंती व्यवस्था कहा जाता है इज नॉन एज फ्यूडल सिस्टम। राजा अपने भाइयों को, या भाइयों को नहीं तो अपने अंकल को, अंकल के बेटे को, उनको ही बनाता। ज्यादातर जैसे गोहिल है तो ज्यादातर सामंत भी कौन होंगे, गोहिल। राठौड़ है तो सामंत भी कौन होंगे। मैं कहता हूं कि राजा अपने ब्लड रिलेटिव को बनाता था। किसको बनाता, तो कई बार ऐसा भी होता, किसी बुआ के बेटे को बना दिया, मामा को बेटे को बना दिया। तो इस सामंती व्यवस्था किस पर आधारित थी, लिख लो, यह व्यवस्था रक्त संबंधों पर आधारित थी। दिस सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन। यह व्यवस्था रक्त संबंधों पर आधारित थी। दिस सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन। क्या होता है इस व्यवस्था में, इस व्यवस्था में यह था कि एक कोई राज्य है, उसमें एक भाई तो बन जाता था राजा। एक भाई क्या बनता, बड़ा भाई। अक्सर जो बड़ा भाई था वो तो क्या बनता, राजा। और जो अन्य भाई हुआ करते थे उनको भूमि बांटता था। क्या बांटता, लैंड अलॉट किया करता था। वो जो भूमि जिसको मिलती थी वो कहलाती जागीर। क्या कहलाती, या उसको बोलते ठिकाना। क्या बोलते, जिस भाई को जागीर या ठिकाना मिलता उसको बोलते सामंत। क्या बोलते, इस व्यवस्था में बड़ा भाई तो क्या बनता था, राजा, या एक भाई क्या बनता था, राजा। बाकी भाइयों को क्या बांटता था, भूमि। उस भूमि को क्या बोलते, जागीर या ठिकाना। जिसको जागीर या ठिकाना मिलता उसको क्या बोलते, सामंत। यही था। देखो, इस व्यवस्था में, इन दिस सिस्टम, इस व्यवस्था में, इन दिस सिस्टम, एक भाई राजा बनता था। एक भाई राजा बनता था, वन ब्रदर बिकेम किंग। एक भाई राजा बनता था, वन ब्रदर बिकेम किंग। तथा वह अन्य भाइयों को भूमि आवंटित करता था। एंड ही अलॉटेड लैंड टू अदर ब्रदर्स। तथा वह अन्य भाइयों को भूमि आवंटित करता था। तथा वह अन्य भाइयों को भूमि आवंटित करता था। एंड ही अलॉटेड लैंड टू अदर ब्रदर्स। वह अन्य भाइयों को भूमि आवंटित करता था। ही अलॉटेड लैंड टू अदर ब्रदर्स। इस भूमि को जागीर या ठिकाना कहते थे। दिस लैंड वाज नोन एज जागीर और ठिकाना। इस भूमि को जागीर या ठिकाना कहते थे। दिस लैंड वाज नोन एज जागीर और ठिकाना। तथा भाइयों को सामंत कहा जाता था। एंड ब्रदर्स वर नोन एज फ्यूडल लॉर्ड्स। तथा भाइयों को सामंत कहा जाता था। एंड ब्रदर्स वर नोन एज फ्यूडल लॉर्ड्स।
भाइयों को क्या कहा जाता था? सामंत कहा जाता था। राजा जो था वो समकक्षों में प्रथम था। राजा क्या था? फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, समकक्षों में प्रथम, फर्स्ट अमंग द, सारे बराबर हैं, उनमें एक सबसे आगे खड़ा है। तो दो चीज होती है, एक तो ये था कि सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर एक तो ये व्यवस्था होती है, इसको कहते हैं सीढ़ी, स्टेयर्स, है ना, सीढ़ी वाली व्यवस्था, हाईरार्की है, एक ऊपर है, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। अपने यहाँ पर ये नहीं था, अपने यहाँ पे ये था, ये यूरोप है ना, यूरोप के अंदर जम्पस्टोड कहता है कि हमारे यूरोप में राजा और जो सामंत थे उनमें क्या रिलेशन था। तो कहते हैं राजा तो था मालिक और सामंत उसके क्या थे? सेवक। क्या थे? पर हमारे यहाँ पे ये नहीं था, राजा उनका मालिक नहीं है, राजा उनका बड़ा भाई है। तो हमारी व्यवस्था बंधुत्व पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? बंधुत्व पर आधारित। तो ये मानते थे कि सारे भाई बराबर है, बस एक भाई के पास बराबर में थोड़े से ज्यादा अधिकार है, इसलिए उसको क्या बोलते थे? आप इस बात को यूं समझिए कि एक क्लास में एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। यूरोप की व्यवस्था थी, यह है टीचर और स्टूडेंट, टीचर क्लास का मालिक है। एक अपने वाली जो व्यवस्था थी उसमें राजा टीचर नहीं है, मॉनिटर है। सारे विद्यार्थी बराबर है, लेकिन उनमें से एक क्या बना दिया गया? इसका मतलब ये थोड़ी है क्लास का मालिक है। वो सर को कह सकता है कि सर ये बदमाशी कर रहा था, इसको पीट दो, वो खुद थोड़ी पीट दे। वैसे अपने वाली व्यवस्था ये थी। आई बात समझ में? देखो, जेम्सटोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेम्सटोड, जेम्सटोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेम्सटोड, यूरोप में राजा तथा सामंतों के संबंध स्वामी तथा सेवक की तरह होते थे। रिलेशन बिटवीन किंग एंड फ्यूडल लॉर्ड्स, रिलेशंस बिटवीन किंग एंड फ्यूडल लॉर्ड्स वर लाइक मास्टर एंड सर्वेंट इन यूरोप। यूरोप में राजा तथा सामंतों के संबंध स्वामी तथा सेवक की तरह होते थे। रिलेशंस बिटवीन किंग एंड फ्यूडल लॉर्ड्स वर लाइक मास्टर एंड सर्वेंट्स इन यूरोप। यूरोप में राजा तथा सामंतों के संबंध स्वामी तथा सेवक की तरह होते थे। इन यूरोप रिलेशंस बिटवीन किंग एंड फ्यूडल लॉर्ड्स वर लाइक मास्टर एंड सर्वेंट। लेकिन हमारी व्यवस्था बंधुत्व पर आधारित थी। बट आवर सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन ब्रदरहुड। लेकिन हमारी व्यवस्था बंधुत्व पर आधारित थी। एंड आवर सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन ब्रदरहुड। हम कहां का इतिहास पढ़ रहे हैं? सब जगह यही था लगभग। क्या लिख रहे हैं? क्या लिखा है? हमारी व्यवस्था बंधुत्व पर आधारित तथा राजा समकक्षों में प्रथम होता था। एंड किंग वॉज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। तथा राजा समकक्षों में प्रथम होता था। एंड किंग वॉज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। राजा क्या होता था? समकक्षों में प्रथम होता था। तो ये माना गया कि भाई जो राज्य है, स्टेट जो है, क्या वो राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी है? क्या वो अकेले राजा का है? नहीं साहब, वो अकेले राजा का नहीं है, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो सारे भाइयों की, ये जितने भाई है, इन सबकी सामूहिक धरोहर है, कलेक्टिव हेरिटेज है। ये मानते थे कि ये जमीन राजा की है, राजा ने वो जमीन अपने बेटों के अंदर बांट दी। एक बेटे के पास हिस्सा बड़ा है और बाकी बेटों के पास हिस्सा छोटा है, बाकी है सबकी मिली जुली। वो जो बड़ा हिस्सा मिला, इसका मतलब ये नहीं है वो सबका मालिक हो गया, सबका दादा हो गया, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी। सब ये मानते थे बस वो बड़े वाले भाई के पास अधिकार ज्यादा है, हमारे पास अधिकार क्या है? कम। बाकी बपोती है, हमारे बाप की जमीन है, हम सब की है। इसलिए जब भी राजा की कोई लड़ाई होती, सामंत साथ देने के लिए आते। यदि राजा की व्यक्तिगत संपत्ति होती, सामंत कहते तेरी जमीन है, तू जाने तेरा काम जाने। पर जब राजा की जमीन पर हमला होता या राज्य पर जब हमला होता, तो सामंत कहते वैसा भी ये भाई की नहीं है, हमारे बाप की जमीन थी, और बाप की जमीन पर किसी का भी कब्जा होने नहीं देंगे, तो हम भी जाएंगे हमारा भाई का साथ देने। भले बड़ी बात। लिखो, राज्य राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं था। स्टेट वॉज नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ किंग। राज्य राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं था। स्टेट वॉज नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ किंग। राज्य राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं था। स्टेट वॉज नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ किंग।
बल्कि सभी भाइयों की सामूहिक धरोहर था, बट कलेक्टिव हेरिटेज ऑफ ऑल ब्रदर्स। बल्कि सभी भाइयों की सामूहिक धरोहर था, बट कलेक्टिव हेरिटेज ऑफ ऑल ब्रदर्स। बल्कि सामूहिक, सभी भाइयों की सामूहिक धरोहर था, समझ गए ना? हेरिटेज है वो, हम सब का है, कलेक्टिव हेरिटेज ऑफ ऑल ब्रदर्स। अच्छा, क्या काम करते थे सामंतों के? काम क्या थे, लिखो। सामंत प्रशासन में मुख्य भूमिका निभाते थे। फेडरल लॉर्ड्स प्लेड मेजर रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन। सामंत प्रशासन में मुख्य भूमिका निभाते थे। अरे तुम लिखो, लाइन लिखो ना, मैं जैसे बोल रहा हूं, हेडिंग डालने को मैं बताऊंगा ना। सामंत प्रशासन में मुख्य भूमिका निभाते थे। फेडरल लॉर्ड्स प्लेड मेजर रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कहां का निभाते थे, लिखो जैसे। पॉइंट्स लिखना दो तीन नीचे, है ना? क्या करते थे सामंत? सामंत बेसिकली, तो सामंत का काम ये था कि जब भी राजा की लड़ाई हो जाएगी, लड़ने के लिए आना पड़ेगा, सैनिक सेवा। क्या देते? मिलिट्री सर्विस दिया करते। सब सामंतों के पास अपनी सेना होती, जब भी राजा की लड़ाई हुई तो सामंत अपनी सेना लेके आएंगे। लिख लो, सैनिक सेवा, मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस या मिलिट्री असिस्टेंस, सैनिक सहायता दिया करते हो। फिर जहां का उसको सामंत बनाया गया है, वहां का रेवेन्यू कलेक्शन वही क्या करता था, लिख लो। राजस्व संग्रहण, रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व संग्रहण, रेवेन्यू कलेक्शन। फिर राजा के बाद अगला राजा कौन बनेगा, इसमें भी भूमिका निभाते हैं भाई। ज्यादातर मामलों में तो राजा के बाद उसका बड़ा बेटा क्या बन जाता, राजा। तो कई बार सामंत बताते कि अगला राजा कौन बनेगा। उदय सिंह जी जगमाल को बना के चले गए थे, तो सामंतों ने कहा कि राजा कौन होना चाहिए। लिखो, उत्तराधिकारी का चुनाव या उत्तराधिकारी का चयन, इलेक्शन ऑफ सक्सेसर या नॉमिनेशन ऑफ सक्सेसर। एग्जैक्टली चुनाव तो नहीं करते, नॉमिनेट करते गया होगा, नॉमिनेशन ऑफ सक्सेसर, उत्तराधिकारी का चुनाव। फिर जहां की आपको जिम्मेदारी दी जा रही है, वहां की कानून व्यवस्था। वहां पर यदि कोई लड़ लिया, झगड़ लिया, तो उसको व्यवस्था कौन संभाले, तो कानून व्यवस्था को भी हैंडल करते। लिख लो, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। फिर सामंतों में से कईयों को मंत्री बनाया जाता कि साहब आप फलाने जी, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि सलुम्बर का सामंत मेवाड़ का सेनापति होता है ना, ऐसे अलग अलग सबको जिम्मेदारी दी। इसका मतलब प्रशासन भी वही हैंडल किया करते थे। लिख लो अगला, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मुख्य मुख्य काम थे सामंतों के, याद आ जाएगा। जब भी राजा की लड़ाई होगी तो सैनिक सहायता देंगे, राजा की तरफ से क्या लेंगे, टैक्स लेंगे, उत्तराधिकारी का चुनाव करेंगे, वहां का प्रशासन संभालेंगे, वहां की कानून व्यवस्था को संभालेंगे। ये सारे काम कौन करेगा? तो कभी कोई पूछ लेगी भाई राजा सामंतों को जमीन क्यों देता था, ताकि वहां का रेवेन्यू लिया जा सके, वहां की कानून व्यवस्था को संभाला जा सके, वहां के प्रशासन को संभाला जा सके। इन वजह से राजा अपने भाइयों को क्या बांटता। जब एक आदमी तो काम नहीं कर सकता ना, ये थोड़ी है कि एक राज्य में एक मुख्यमंत्री वो सारे काम कर लेगा। मंत्री भी बनाने पड़ेंगे आपको, कलेक्टर भी बनाने पड़ेंगे, एसडीएम बनाने पड़ेंगे, तहसीलदार बनाने पड़ेंगे, किसी ना किसी को तो व्यवस्था सौंपनी पड़ेगी। ये व्यवस्था उनके पास थी। तो हम ये कहते हैं हमारी ये जो व्यवस्था थी ना, ये टेंट के समान थी। किसके समान थी? शादी में जो टेंट लगता है अपना, उस टेंट के समान थी। उसमें क्या होता है, चार पिलर साइड में होते हैं, एक पिलर बीच के अंदर होता है। बीच वाला पिलर तो है राजा, साइड वाले जो पिलर है वो है सामंत। बीच वाला पिलर तो क्या है, राजा, साइड वाले पिलर क्या है, तो बीच वाले पिलर पे भार ज्यादा है, साइड वाले पिलर पे भार। तो हमारी व्यवस्था किसके समान थी, लिख लो, हमारी सामंती व्यवस्था टेंट के समान थी। अवर फ्यूडल सिस्टम वाज लाइक ए टेंट। हमारी सामंती व्यवस्था टेंट के समान थी। अवर फ्यूडल सिस्टम वाज लाइक ए टेंट, है ना? आपको प्री में क्वेश्चन पूछ लेगा, राजस्थान की सामंती व्यवस्था किसके समान थी? सीढ़ी के समान, बाल्टी के समान, लोटे के समान, टेंट के समान। किसके समान थी? टेंट के समान थी। अब जब मुगल आ गए थे, तो मुगलों के साथ में राजस्थान के राजाओं ने क्या कर ली, संधि। संधि कर ली, तो राजा मुगलों के दरबार में जाने लगे। तो अब मुगल बादशाह ने कहा तू 5,000 का मनसबदार है। तू क्या है, 5,000 का
अब राजा अकेला नहीं जाता था, सेना लेके जाता, सेना लेके जाता तो सामंत भी उसके साथ में जाएंगे। तो अब 3-4 सामंत गए लड़ने के लिए। एक को कहा कि तू 3,000 का मनसबदार है, एक को कहा तू 2,000 का मनसबदार है, एक को कहा तू 1,000। ये तो सीढ़ी है। 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 पद सोपान हायरार्की है। क्या है? तो मुगलों की मनसबदारी के अंतर्गत जब हमारे राजा आए थे तो उनमें भी हायरार्की आ गई थी। क्या आ गई थी? हायरार्की आ गई थी। और राजा का कद वो नहीं रह गया था जो पहले था, क्योंकि सामंतों का कद भी अब वो नहीं रह गया था जो पहले था। पहले उत्तराधिकारी का चयन कौन करते? अब मुगल बादशाह। अब 4 भाई है, इनमें से कौन राजा बनेगा? जिसको कौन बनाएगा? मुगल बादशाह। इसलिए हम पढ़ते हैं कि शाहजहां ने बूंदी को तोड़ के कोटा बना दी। उसकी चल रही है तभी तो उसने कर दिया, नहीं भाई साहब इस बेटे को अलग से आप राजा बना दो, क्योंकि अब सामंतों की नहीं चल रही है, अब किसकी चल रही है ज्यादा? तो जब मुगलों की मनसबदारी के अधीन आए थे तो कुछ चेंज आए थे, और उन चेंज के अंदर ये था कि अब उनमें पद सोपान आ गया था। क्या आ गया था? लेकिन मुगलों के दरबार में रहते तब तक ही पद सोपान था। जैसे अपने यहां पर आते उसके बाद ये 5,000 3,000 काम करता नहीं था, फिर व्यवस्था वापस किसके समान हो जाती? लिख लो। मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के कारण, ड्यू टू मुगल मनसबदारी सिस्टम, मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के कारण, ड्यू टू मुगल मनसबदारी सिस्टम, सामंती व्यवस्था में पद सोपान आ गया था। हायरार्की वाज बिल्ट इन फ्यूडल सिस्टम, हायरार्की वाज बिल्ट इन फ्यूडल सिस्टम। पद सोपान समझते हो ना? सोपान का मतलब सीढ़ियां। सामंती व्यवस्था में पद सोपान आ गया था। लेकिन फिर भी मूल ढांचा टेंट के समान बना रहा, बट स्टिल, लेकिन फिर भी मूल ढांचा टेंट के समान बना रहा, बट स्टिल बेसिक स्ट्रक्चर वो रिमेंड लाइक ए टेंट। मूल ढांचा किसके समान बना रहा? वापस पढ़ो, देखो इस बात को एक बार सारी पढ़ो, एक एक लाइन वापस देखो क्या लिखा है। इसी में सारा अगला टॉपिक है अपना, इसी पे डिपेंड करेगा पूरा। हम्म। हाँ, सामंत टैक्स नहीं देते, सामंत टैक्स लेके उसके पास भेजेंगे, अपना खर्चा रखेंगे, बाकी देंगे। राज्य चलाने के लिए पैसे चाहिए। एक घर है ना? एक घर है, उसमें पापा के 4 भाई रहते हैं, 4 भाई रहते हैं तो मिला जुला घर है। ठीक, पापा के 3 छोटे भाई और है। क्या 3 छोटे भाई कमा के नहीं लाएंगे? क्या पापा को नहीं देंगे? क्या वो ये कहेंगे कि तू ही लगा सारे? पढ़ लिया? आगे मोटी मोटी बात एक लाइन और लिखते हैं, देखो। हमारी जो सामंती व्यवस्था थी ना, वो सम्मान एवं कर्तव्य पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? सम्मान एवं कर्तव्य, रेस्पेक्ट एंड ड्यूटी। लिखो फिर मैं समझाता हूं। हमारी सामंती व्यवस्था सम्मान एवं कर्तव्य पर आधारित थी। अवर फ्यूडल सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट एंड ड्यूटी, या ऑनर एंड ड्यूटी। हमारी सामंती व्यवस्था सम्मान एवं कर्तव्य पर आधारित थी। अवर फ्यूडल सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट एंड ड्यूटी। कैसे? जैसे सुनना, देखो किसके बीच के रिलेशन है? राजा और सामंत। राजा सामंतों को रेस्पेक्ट देता है, राजा सामंतों को, सामंत राजा के प्रति कर्तव्य निभाते हैं। क्या कर्तव्य?
युद्ध हो तो सेना लेके आ, युद्ध नहीं है तो कानून व्यवस्था देख, मेरा मंत्री बन, उत्तराधिकारी का चयन कर, कानून व्यवस्था संभाल। ये सारे क्या है? कर्तव्य। राजस्व कलेक्शन करके लेके आ, तो कर्तव्य निभाता है। बदले में राजा उनको क्या देता है? इज्जत। क्या देता है? इज्जत देता है। सामंतों ने कहा था कि और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? फुल इज्जत चाहिए एकदम। इज्जत के अंदर कोई भी समझौता होना। अब उस बात पर वापस जाइए। इसलिए राजा और सामंतों के बीच के संबंध स्वामी और सेवक की तरह। स्वामी सेवक में इज्जत नहीं होगी। जो मालिक होगा वो तो कहेगा, ला रहे पानी का लोटा ला, खड़ा हो जा, बैठ जा। अपने यहां पर इस प्रकार की बातें अपने यहां पे, ताकि राजा भी सामंतों को क्या दिया करता? इज्जत दिया। कैसे? जैसे राजा के भाई सामंत, राजा है, राजा के भाई क्या है? सामंत। अब वो राजा मर गया, उसका बेटा राजा बन गया, तो अब जो सामंत है उसके चाचा है ना, पुराने वाले सामंत है वो क्या है? चाचा है ना। तो वो चाचा को ऐसे थोड़ी कह सकता कि खड़ा उधर। वो दरबार में जब भी आते वो बाकायदा रिस्पेक्ट देता है, अरे चाचा जी है, चाचा जी बैठिए, आप यहाँ पर बैठिए। भले वो ऊपर बैठता है, चाचा जी उसके नीचे वाली सीट के ऊपर बैठेंगे, पर वो चाचा जी को रिस्पेक्ट पूरी दिया करता था। इसका मतलब राजा सामंतों को क्या देता है? सम्मान। सामंत उसके प्रति क्या निभाते हैं? क्या निभाते हैं? कर्तव्य क्या थे? कर्तव्य ये थे, रेवेन्यू कलेक्शन करके लाओ। कर्तव्य सैनिक सहायता दो। कर्तव्य था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो। कर्तव्य था तुम मेरे मंत्री संतरी बनो। यही है। इसका मतलब सामंत रेवेन्यू लेके आते हैं और किसके पास देते हैं? किसको देते हैं? तो सामंत कौन कौन से जो रेवेन्यू थे वो राजा के पास पहुंचाया करते थे? लिखो, अगला हेडिंग डालो। सामंतों द्वारा राजा को दिए जाने वाले कर। सामंतों द्वारा राजा को दिए जाने वाले कर, टैक्सेस which were given by feudal lords to king. टैक्सेस which were given by feudal lords to king. सामंतों द्वारा राजा को दिए जाने वाले कर। सामंतों द्वारा राजा को दिए जाने वाले कर। एक नंबर लगा के लिखो, रेख। कौन सा कर है? रेख। मैं बताता हूं क्या, एक बार लिखिए। अच्छा, टैक्स किस पे लगेगा? इनकम। उस समय इनकम का मुख्य सोर्स क्या होता था? खेती, जमीन। जमीन ही होता था। तो जमीन पे जो टैक्स लगता, खेती पे जो टैक्स लगता, उसको बोलते भू राजस्व। क्या बोलते? लैंड रेवेन्यू। क्या बोलते उसको? तो सामंतों द्वारा राजा को जो भू राजस्व जमा करवाया जाता उसको क्या बोलते? कि नॉर्मली ऐसा था कि भाई मैं एक सामंत हूं, मेरे को एक गांव दे दिया। अब इस गांव से मान लो मेरे को 1000 रुपए रेवेन्यू मिला। कितना रेवेन्यू मिला? तो कहा गया खर्चा निकाल ले तेरा। खर्चा कैसे? मेरे पास सेना है तो मेरा खर्चा है। रेवेन्यू के लिए मेरे आदमी जा रहे हैं, उनका खर्चा है। मैं कानून व्यवस्था देखता हूं तो मेरे पास पुलिस है तो उसका खर्चा है। मेरे नीचे भी थोड़े बहुत मंत्री संतरी और मेरे काम करते हैं तो उनका खर्चा है। ये खर्चा निकाले, कितना खर्चा हो? तो मैंने कहा भाई 450 रुपए खर्चा हो। रख तेरा 450, कितना बचा? 550 जमा करा। तो अपना खर्चा निकाल लिया करता था और बाकी वो किसके पास? राजा के पास भेज दिया करता। तो सामंतों द्वारा राजा को जो भू राजस्व है जमा करवाया जाता था उसको क्या बोलते? क्या बोलते? रेख। ये रेख दो प्रकार की होती, इसके दो नाम थे। दो प्रकार की होती। एक को बोलते पट्टा रेख। क्या बोलते थे? पट्टा रेख। एक को बोलते थे बर्तू रेख। क्या बोलते? कौन कौन सी दो बताओ दे? पट्टा रेख और पट्टा क्या होता है? जमीन के कागज। अपने आप भी कहते हैं प्लॉट का पट्टा है क्या तुम्हारे पास? कहते हैं। तो वैसे वैसे जब भी किसी को जागीर दी जाती है तो उसको क्या दिया जाता? पट्टा। तो जैसे मान लो मेरे को जागीर दी, तो जो राजा मेरे को जागीर देगा लिख के देगा कि भाई यह जागीर राजवीर को दी जा रही है, इस जागीर से 1000 रुपए राजस्व प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? तो पट्टा रेख कितनी हो गई मेरी? कितनी हो गई? 1000। अब मैं इस गांव में आया, मेरे को ये गांव मिला, आपका गांव मिला। मैं आपके गांव में आया, मैंने आपसे टैक्स लिया, आपका टैक्स आया मेरे पास 900 रुपए। कितना आया? जरूरी नहीं जितना लिख के दिया था उतना को उतना। अकाल पड़ा हुआ था उस बार, फसल ही कम हुई, फसल कम हुई तो मेरे पास कितना आया? 900। तो मैं जमा कितना कराऊंगा? 900। तो जितना जमा करवाता हो कितना है? जो पट्टे में लिखा है वो, तो जो वास्तव में जमा करवाया जाता। अच्छा, तो मैं बोल सकता हूं पट्टा रेख अनुमानित है। एस्टिमेटेड लैंड रेवेन्यू इतना मिल सकता है यहां से, वो तो क्या होती थी? पट्टा रेख। और जितना रियल में वो जमा करवाता था, एक्चुअल में जमा करवाता था, वो क्या होती थी? तो कोई पूछे कि वास्तविक भू राजस्व क्या कहलाता था? अनुमानित भू राजस्व क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? और सुनो, मेवाड़ में ये रेख व्यवस्था का निर्धारण कि कहां से कितनी रेख आएगी, यह तय करने वाला बंदा था अमर सिंह सेकंड। बंदा कौन था?
अमर सिंह सेकंड के टाइम में मेवाड़ में एग्जैक्टली तय किया गया, यहां से इतनी रेख, यहां से इतनी रेख, यहां से इतनी रेख। इसलिए मेवाड़ में इस रेख को बोलते थे अमर शाही रेख। क्या बोलते? जैसे वहां पगड़ियां थी अमर शाही पगड़ियां, वैसे रेख का नाम भी क्या था? क्योंकि रेख व्यवस्था किसके टाइम में निर्धारित की गई? कैसे? उससे पहले क्यों नहीं की गई? आप पहले वाला आप देखो, अमर सिंह सेकंड से पहले वाला जो टाइम है वो मेवाड़ का लड़ने भिड़ने में जा रहा है। कुंभा लड़ रहा है, सांगा लड़ रहा है, महाराणा प्रताप लड़ रहे हैं, उदय सिंह लड़ रहे हैं, राज सिंह लड़ रहे हैं, सबका लड़ने भिड़ने का टाइम था। लड़ने भिड़ने के टाइम में आप ये नहीं कह सकते कि इसका इतना है, क्योंकि सामंतों के पास सेना होती। अब किसी सामंत को आगे टैक्स ला, उसने कहा लग गया, युद्ध में गए थे, कहां से लेके आओगे? अमर सिंह सेकंड तक आते आते मुगलों का राज्य समाप्त हो गया, उसके बाद क्या आ गई? शांति। अब ज्यादा लड़ाइयां होती नहीं है, तो अब का फिक्स है, तू 600, तू 700, तू 900। अब दिख रहा था इतना इतना, अब वो कहता लड़ने गया था कहां, किससे? मैं ही नहीं गया तो तू कहां जा रहा था? हम तो ये निर्धारित, जो बाद में लास्ट टाइम तक चलती, पहले भी रही होगी, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा टाइम में चेंज हो जाती होगी। किसी राजा ने कहा इतना लेके आना, इतने में युद्ध हो गया, तो उसने कहा भाई लेके तो आ रहे थे, पर भाई साहब युद्ध में लग लूंगा कि तू दे, थोड़े बहुत है तो। आगे बात समझ में? तो सामंत द्वारा राजा को दिया जाने वाला भू राजस्व क्या कहलाता था? यह कितने प्रकार का होता? कौन कौन सा? जो जागीर के पट्टे में लिखा जाता वो क्या कहलाता था? पटार। ये कैसा भू राजस्व था? एस्टिमेटेड था, इतना मिल जाएगा। जो वास्तव में जमा करवाया जाता था वो क्या था? ये वास्तविक भू राजस्व था। मेवाड़ में इसका निर्धारण किसने किया था? इसलिए मेवाड़ में रेख क्या कहलाती थी? क्या कहलाती? अमर सिंह। देखो देखो, सामंत द्वारा राजा को भू राजस्व जमा करवाया जाता था। फ्यूडल लॉर्ड्स डिपोजिटेड लैंड रेवेन्यू टू किंग। सामंत द्वारा राजा को भू राजस्व जमा करवाया जाता था। फ्यूडल लॉर्ड्स डिपोजिटेड लैंड रेवेन्यू टू किंग। सामंत द्वारा राजा को भू राजस्व जमा करवाया जाता था। फ्यूडल लॉर्ड्स डिपोजिटेड लैंड रेवेन्यू टू किंग। यह दो प्रकार का होता था। इट हैड टू टाइप्स। यह दो प्रकार का होता था। इट हैड टू टाइप्स। यह दो प्रकार का होता था। इट हैड टू टाइप्स। ए लगा के लिखो, पट्टा रेख। पट्टा रेख आगे लिखो। यह अनुमानित भू राजस्व था। इट वॉज एस्टिमेटेड लैंड रेवेन्यू। यह अनुमानित भू राजस्व था। इट वॉज एस्टिमेटेड लैंड रेवेन्यू। यह अनुमानित भू राजस्व था। इट वॉज एस्टिमेटेड लैंड रेवेन्यू, जो जागीर के पट्टे में दर्ज किया जाता था। विच वॉज मेंशन्ड इन पट्टा ऑफ जागीर। जो जागीर के पट्टे में दर्ज किया जाता था। विच वॉज मेंशन्ड इन पट्टा ऑफ जागीर। जो जागीर के पट्टे में दर्ज किया जाता था। विच वॉज मेंशन्ड इन पट्टा ऑफ जागीर। बी लगा अगली को, भरतू रेख। भरतू रेख। यह वास्तविक भू राजस्व था। इट वॉज एक्चुअल लैंड रेवेन्यू। भरतू जो भरा जाता है ना, फीस भर दी, वैसे वैसे आपके लैंड रेवेन्यू भर दिया तो वो क्या हो गया? भरतू रेख। यह वास्तविक भू राजस्व था। इट वॉज एक्चुअल लैंड रेवेन्यू। यह वास्तविक भू राजस्व था। इट वॉज एक्चुअल लैंड रेवेन्यू, जो सामंत द्वारा जमा करवाया जाता था। विच वॉज डिपोजिटेड बाई फ्यूडल लॉर्ड। जो सामंत द्वारा जमा करवाया जाता था। विच वॉज डिपोजिटेड बाई लैंड रेवेन्यू, सॉरी फ्यूडल लॉर्ड, डिपोजिटेड बाई फ्यूडल लॉर्ड, जो सामंत द्वारा जमा करवाया जाता था। लाइन चेंज करके लिखो। मेवाड़ में, इन मेवाड़, महाराणा अमर सिंह सेकंड ने रेख व्यवस्था का निर्धारण किया था। महाराणा अमर सिंह सेकंड डिसाइडेड रेख सिस्टम। महाराणा अमर सिंह सेकंड ने रेख व्यवस्था का निर्धारण किया था। महाराणा अमर सिंह सेकंड डिसाइडेड रेख सिस्टम। अमर सिंह सेकंड ने रेख व्यवस्था का निर्धारण किया था, डिसाइडेड रेख सिस्टम। अतः इसे अमर शाही रेख कहा जाता था। सो इट वॉज नॉन एज अमर शाही रेख। अतः इसे अमर शाही रेख कहा जाता था। सो इट वॉज नॉन एज अमर शाही रेख। क्या कहा जाता था? अमर शाही।
अगला लिखो चाकरी, 2 नंबर लगा के लिखो चाकरी। कौन सा हो गया? नौकरी चाकरी। नॉर्मली चाकरी का मतलब होता है सेवा। क्या होता है? आपने कहते हैं कि भाई बूढ़े बुजुर्ग जो घर में उनकी सेवा चाकरी करनी पड़ेगी, है ना। दादाजी उनकी भाई चाकरी करनी पड़ती है क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, अब उनसे खुद के काम होते नहीं। नौकरी, या कोई कहता है भाई आजकल क्या चाकरी करो, मतलब क्या नौकरी करो, मतलब सेवा को क्या बोलते हैं? चाकरी। तो सामंत का एक काम तो यह है कि जब भी राजा को जरूरत पड़ेगी सेना लेके जाओगे। पर मान लो राजा को जरूरत ही नहीं पड़ी तो क्या तुम उसके लिए कोई काम नहीं करोगे? नहीं साहब, फिर भी आपको काम करना। युद्ध है तब तो आपको जाना ही है। युद्ध नहीं है तो भी साल में एक बार प्रत्येक सामंत को अपनी सेना के साथ में राजधानी जाना पड़ता। कहां जाना पड़ता? राजधानी। फिर राजा उसके अलग अलग ड्यूटी लगाता, अलग अलग सेवाएं लेता। जैसे राजाओं के टाइम में राजस्थान का सबसे बड़ा त्योहार था दशहरा। कौन सा था? दशहरे पे हथियारों की पूजा। राजा का पूरा शासन ही किस पर है? युद्ध। युद्ध किससे लड़ जाएंगे? हथियारों से। अब दशहरा, अब दशहरा है तो रावण कहां से आएगा? वो जो पुतले हैं वो कहां से लेके आने पड़ेंगे? कहां मेला लगेगा? किसकी दुकानें लगेगी? कितनी दूर में दुकानें लगेगी? कहां पूजा होगी? कहां से हथियार आएंगे? एक सामंत की ड्यूटी लगा दी, तेरा काम। दशहरे की पूरी जिम्मेदारी अब भी है। अभी आप जब प्रशासन के अंदर चले जाएंगे तो आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी कि भाई तुम ये दशहरे वाला मेला का ध्यान दो यार, तो तुम्हारी ड्यूटी लगा दी, तो उसकी ड्यूटी लगा दी। ऐसे कोई और सामंत गया, कभी और सामंत गया तो उसको कहा कि भाई राजा की मम्मी तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। राजा की मम्मी ने कहा मैं तो मथुरा जाके आऊंगी, राजमाता मथुरा जा रहे हैं, तो महिला अकेली नहीं जाएगी, साथ में सेना भेजनी पड़ेगी। तो एक सामंत का तू सेना लेके साथ में जा। एक कोई और सामंत की ड्यूटी लगाएगी कि भाई राजकुमारी की शादी है, अब तू जाने तेरा काम जाने, ये पकड़ पैसे टक्के। अब कहां से टेंट आएगा, कहां से मिठाई आएगी, कहां पे बारात रुकेगी, कहां से बैंड बाजे वाले आएंगे, तू जाने तेरा काम जाने। ड्यूटी लगा दी। इसके बदले में उनको कोई भी रुपए नहीं मिले। ये चाकरी है। ये क्या है? इस बात को आप यूं समझ लीजिए कि अपने घर में बहन की शादी है तो टेंट कहां से आएगा, मिठाई कहां बनेगी, ये व्यवस्था चाचा जी देख रहे हैं, क्योंकि चाचा जी को रुपए देने पड़ेंगे। सेम है। राजकुमारी की शादी है तो वो सामंत राजकुमारी का चाचा है ना, उसकी शादी में इतना काम तो वो करेगा। या राजमाता कहीं पर जा रही है उसके साथ जा रहा है तो राजमाता उसकी भी तो बड़ी मम्मी है। आगे बात समझ में? फिर राज्य राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, वो सबकी सामूहिक जरूरत। तो दशहरे का मेला सबका है भाई साहब, तुम काम करो। तो सामंतों द्वारा राजा को जो सेवाएं दी जाती थी उसको क्या बोलते हैं? सैनिक सेवा के अलावा जो बाकी सेवाएं थी उनको क्या बोलते हैं? चाकरी। देख लो, सामंतों द्वारा राजा को सेवाएं प्रदान की जाती थी। फेडरल लॉर्ड्स प्रोवाइडेड सर्विसेज टू किंग। सामंतों द्वारा राजा को सेवाएं प्रदान की जाती थी। फेडरल लॉर्ड्स प्रोवाइडेड सर्विसेज टू किंग। इसके बदले में राजा कोई धन नहीं देता था। इसके बदले में राजा कोई धन नहीं देता था। किंग डिडंट गिव एनी मनी रिटर्न टू इट। इसके बदले में राजा कोई धन नहीं देता था। किंग डिडंट गिव एनी मनी रिटर्न टू इट। फिर इसका एक एक्सेप्शन था, अपवाद था, जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर जो सामंत थे उनको राजा सेवाओं के बदले में धन दिया करता। भाई तुम काम करो, मैं तुम्हें इसके बदले में क्या दे दूंगा? पैसे। लिख लो, अपवाद जैसलमेर, एक्सेप्शन जैसलमेर, अपवाद जैसलमेर। तो कोई पूछेगा कौन से राज्य में राजा चाकरी के बदले में सामंतों को धन प्रदान किया करता था, तो कौन सा था? जैसलमेर। तीसरा लिखो, उत्तराधिकार शुल्क, सक्सेशन फी। सक्सेशन चार्ज लिख लो, सक्सेशन फी लिख लो, उत्तराधिकार शुल्क। एक सामंत है, वो सामंत मर गया तो अगला सामंत कौन बनेगा? उसका बेटा। नॉर्मली ये था, एक सामंत है तो उसके बाद अगला सामंत कौन बनेगा? उसका बेटा। पर ये माना जाता था कि जब भी सामंत मरे उसका बेटा सामंत बने तो राजा से परमिशन ले। किसे परमिशन ले? पर राजा ये कहेगा कि हाँ मैं इसको स्वीकार करता हूं तो ही वो सामंत है, वरना वो सामंत है। तो नॉर्मली अब भी अपने घरों के अंदर होता है कि अपने घर में जो सबसे सीनियर होते हैं उनकी जब डेथ होती है तो 12वें दिन अपने घर पे कार्यक्रम होता है, पाक दस्तूर, पगड़ी दस्तूर का कार्यक्रम होता है।
नॉर्मली होता है कि परदादा जी की डेथ हो गई तो दादाजी की बनती है, दादाजी की डेथ हो गई तो ताऊ जी की बनती है, जो भी अपने घर में सबसे बड़ा उनके वो पगड़ी बन जाती है। सेम वही सामंत की डेथ हो गई तो 12वें दिन सामंत का पाक दस्तूर का कार्यक्रम होगा, उसका जो बेटा सामंत बनेगा उसके क्या बांधी जाएगी, पगड़ी बंद। तो अब एक राज्य है, उस राज्य में एक कोई ठिकाना है, उस ठिकाने का सामंत मर गया, इस ठिकाने के अंदर 12वें दिन उसका पाक दस्तूर का कार्यक्रम है। तो राजा अपने 2 आदमी यहां पर भेजता, कहां भेजता, ठिकाने में, 2 आदमी उस ठिकाने में भेजता। वो राजा की तरफ से तलवार लेके जाते, क्या लेके जाते, वो जब उसके पगड़ी वगड़ी बांध के वो जब बैठता तो उसके हाथ में तलवार पकड़ाते। इसका मतलब राजा ने अब लड़ाई का जिम्मा तुझे दे दिया है, राजा ने वो तलवार तेरे को भेंट कर दी है। अब आज के बाद राजा ये मानता है कि तू उसका क्या है, सामंत। तलवार दिया करते, क्या दिया करते, जैसे वो उसके हाथ में तलवार भेंट करते, राजा के जो आदमी उसके हाथ में तलवार भेंट करते, वो जो बंदा जो सामंत बन रहा है नया, वो उनको कुछ पैसे दिया करता, वो टैक्स है, वो है उत्तराधिकार शुल्क। क्या है, तलवार के बदले में मिलता, इसलिए मेवाड़ में इसको बोलते थे तलवार बंधाई। क्या बोलते, ये जो उत्तराधिकार शुल्क था, तलवार बांधते उसके बाद में लिया करते, इसलिए इसको क्या बोलते। कौन किसको दे रहा है, सामंत राजा को। कौन दे रहा है, सामंत। कब, जब वो सामंत की गद्दी पर बैठ रहा है, मतलब नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर कौन सा था, मेवाड़ में। क्योंकि तलवार के बांध देते, इसलिए तलवार के बांधने के बाद देते, इसलिए नाम क्या था, या इसका एक नाम और था केद खालसा। क्या नाम था, सुनो देखो बात, राजा के पास जो जमीन है उसको क्या बोलते हैं, खालसा। सामंतों के पास जो जमीन है उसको क्या बोलते हैं, जागीर। सामंत मर गया, अब यहाँ पे नया सामंत बैठेगा, नया सामंत बैठेगा तो राजा के आदमी उसके हाथ में क्या देंगे, तलवार। तलवार देंगे तो वो राजा को उसके बदले में क्या देगा, टैक्स। मान लो टैक्स ना दे तो सामंत नहीं माना जाएगा, टैक्स नहीं दे रहा तो सामंत नहीं, सामंत नहीं है तो राजा कहेगा आज के बाद मैं तेरी जो जागीर है उसको खालसा में मिला लूंगा। किस मिला लूंगा, तेरे को जागीर से हटाया जाता है, तेरी जागीर को किसमें मिलाया जाता है, खेलसा खालसा में, तो तेरी जागीर को खालसा में कैद कर लूंगा। या तो टैक्स दो, या तो उत्तराधिकार शुल्क दो, वरना तुमसे जागीर छीन ली जाएगी, उसको किसमें मिला दिया जाएगा, खालसा। इसलिए टैक्स का नाम क्या था? पर ये नहीं कहते थे टैक्स, नॉर्मली ये मानते कि टैक्स नहीं है तो कि जो भी नया सामंत बनेगा वो राजा को गिफ्ट देगा, जो भी नया सामंत बनेगा वो राजा को वो गिफ्ट भेज रहा है, कोई टैक्स वैक्स नहीं। भाई साहब तलवार बांधी, तलवार बांधने वो बाद में करेगा, साहब मेरी तरफ से राजा जी को गिफ्ट ले जाके दे देना। अपने राजस्थानी भाषा में गिफ्ट को बोलते नजराना। क्या बोलते हैं, इसलिए मेवाड़ में ये जो नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाने वाला टैक्स था, इसके 3 नाम थे। क्या क्या नाम थे, तलवार बंदाई नाम क्यों है, पहले तलवार बनती उसके बाद दिया जाता। कैद खालसा क्यों है, नहीं दिया तो जमीन खालसा में कैद हो जाएगी। नजराना क्यों है, और बताऊं, वो जो 2 आदमी आते थे, वो 2 आदमी आके तलवार बांधते और तलवार बांध के उसके बदले में गिफ्ट या टैक्स जो बोलते वो लेके जाया करते। अपने यहाँ पे उन 2 आदमियों को बोलते जब्ती। क्या बोलते, टैक्स नहीं दिया तो जब्त कर लेंगे। यदि टैक्स नहीं दिया तो उस जागीर को, उस भूमि को क्या कर लेंगे, तो उसका नाम ही क्या था। तो वो 2 जब आते कि जब्ती आ गई, क्या आ गई, अब जब्ती आ गई तो उनको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। पर वो राजा की तरफ से तो रूल था, भाई राजा की तरफ से तलवार आएगी, तलवार उसके हाथ में दे दी जाएगी, उसके बदले में वो क्या दे देंगे, रुपए। तो मेवाड़ में क्या क्या बोलते हैं इसको, तलवार बंदाई, कैद खालसा, और अलग अलग थोड़े नाम थे। मारवाड़ में इसके 2 नाम अलग थे। मारवाड़ में इसका एक नाम तो था हुक्मनामा। क्या नाम था, इसका मतलब है कि जो नया सामंत है वो राजा को टैक्स चुका देगा तो राजा उसको क्या मान लेगा, सामंत, उसके नाम से हुक्म चलेगा। पिछले नाम सामंत के नाम से हुक्म चल रहा था, अब यदि नए वाला टैक्स दे देता तो उसके नाम से हुक्म चलेगा। इसलिए हुक्म चलाने के बदले में जो टैक्स मिल रहा है उसका नाम क्या है, या इसका एक नाम था पेशकशी। क्या नाम था, पेशकश का तो मतलब ही वही होता है, रिश्वत टाइप का कुछ। आज भी आता है कि उसके ऊपर छापा मारने के लिए गए और उसने अधिकारियों को 10 लाख रुपए देने की पेशकश की, मैं इतने दे दूंगा भाई साहब, छोड़ छाड़ दो। तो वो कह रहा भाई साहब ये लो और मेरे को क्या मान लो, एक प्रकार से वही गिफ्ट टाइप का कुछ हुआ करता। इसलिए मारवाड़ में इसको क्या बोलते, हुक्मनामा। और तो अब कोई आपसे पूछ ले कि नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाने वाला टैक्स क्या कहलाता था, उत्तराधिकार शुल्क। इसे मेवाड़ में क्या क्या कहते थे, और नजराना। इसे मारवाड़ में क्या कहते थे, कब लगता था ये, नए सामंत द्वारा किसको दिया जाता था, लिखो, यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। दिस टैक्स वॉज गिवन बाय न्यू फ्यूडल लॉ टू किंग। यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। दिस टैक्स वॉज गिवन बाय न्यू फ्यूडल लॉ टू किंग।
नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। इट हैड वेरियस नेम्स। इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। इट हैड वेरियस नेम्स। जैसे लिख लो, मेवाड़ में क्या कहते, मारवाड़ में क्या कहते। मेवाड़ में क्या क्या कहते बोलो देखे। तलवार बंधाई, कैद खालसा, नजराना। मारवाड़ में क्या क्या कहते, हुक्मनामा और पेशकशी। कब जमा करवाया जाता, नए सामंत। जब भी सामंत नया सामंत गद्दी पे बैठता, पुराने सामंत के मरने पर तो किसको दिया करता, राजा को। इसके क्या एक प्रकार से नया सामंत उत्तराधिकारी, सामंत का उत्तराधिकारी जब भी बनेगा तो वो क्या देगा, टैक्स देगा। जैसलमेर में टैक्स नहीं होता था। जैसलमेर में टैक्स लगता ही नहीं था। लिख लो, जैसलमेर में, इन जैसलमेर, जैसलमेर में, इन जैसलमेर सामंत यह कर जमा नहीं करवाते थे। फेडरल लॉर्ड्स डिड नॉट डिपॉजिट दिस टैक्स। सामंत यह कर जमा नहीं करवाते थे। फेडरल लॉर्ड्स डिड नॉट डिपॉजिट दिस टैक्स। इसका मतलब है सामंत राजा को देते नहीं, उल्टा चाकरी के बदले में लाते हैं। बाकी जगह सामंत राजा को उत्तराधिकार शुल्क भी देते हैं और चाकरी के बदले उनको कुछ भी मिलता। इसका मतलब है कि सामंत चाकरी के बदले में तो राजा कहते तू दे, उत्तराधिकार शुल्क वाले करे ना है वैसा हमारे पास कुछ भी। इसका मतलब यह है कि सामंत थोड़े मजबूत है। सामंत थोड़े मजबूत है क्योंकि वो राजा को टैक्स नहीं दे रहे, बल्कि राजा से उसके बदले में क्या ला रहे हैं, धन ला रहे हैं। इसका एक मतलब वो रही है। इसका मतलब यह है कि सामंतों के पास ज्यादा धन नहीं है। सामंतों के पास ज्यादा धन है, इसका मतलब इनकम का बड़ा सोर्स राजा के पास में है, सामंतों के पास में नहीं है। सामंतों के पास में नहीं है तो राजा के पास धन है, तो राजा कहता मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मुझे मत दो। कारण यह था कि सामंतों के पास में जो भी टैक्स था उसका मुख्य जरिया था लैंड रेवेन्यू। क्या था, एग्रीकल्चर था। जैसलमेर में तो एग्रीकल्चर नहीं, तो लैंड रेवेन्यू भी उनके पास नहीं आता होगा। पर मैं कई बार शुरुआती क्लासों में मैंने बताया होगा कि बड़ा यूं सोचने वाला सा विषय है कि जैसलमेर का जो किला है वो 1155 के अंदर बना। कब बना, 1155 के अंदर जैसलमेर का किला बन गया था 1155 में। अब 1155 में जैसलमेर का किला यदि बनाया गया है तो राजा के पास में धन होगा खूब सारा, तभी तो इतना बड़ा किला बना है। तो उसके बाद धन आया कहां से, तो हम कहते हैं भाई टैक्स से आया। तो उसने टैक्स किस पे लगाया, तो हम कहते हैं भाई उसने टैक्स खेती पे लगाया। तो वो तो आज भी नहीं होती, तो तब भी कोई खेती तो ढंग की नहीं होती होगी। तो हम कहते हैं सर उद्योग धंधे रहे होंगे, तो वो तो अब भी नहीं है। तो फिर कहां लिया, तो व्यापार। कहां पे लिया, तो सर व्यापार जब खेती भी नहीं होती, जब उद्योग भी नहीं, तो व्यापार करते किसका है, हम तो नहीं करते, लोग तो करते थे। तो आगरा से सिंध, दिल्ली से सिंध, दिल्ली से मध्य एशिया, दिल्ली से अफगानिस्तान, ये सारे रूट जैसलमेर होके जाते हैं। जो भी हमारे राज्य के अंदर से जाएगा वो हमें क्या देके जाएगा। इसलिए वो टैक्स किसके पास आता, राजा। तो राजा के पास तो टैक्स है, सामंतों के पास टैक्स, तो राजा सामंतों को कहता मेरे से थोड़ा ले जाया करो और तुम मेरे को थोड़ा कम जमा करा दिया। भले बड़ी बात। इसलिए ज्यादातर किले व्यापारिक मार्गों पर है। ज्यादातर किले किस पर है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, ये जो भी किले बनाए गए इनका मुख्य उद्देश्य था कि व्यापारियों की रक्षा करनी है, इसके बदले व्यापारियों से क्या लेना है। तो राजा को तो मिल जाता टैक्स। अब मान लो आगरा से किसी को कराची माल भेजना है, आगरा से कराची, कराची उधर पाकिस्तान में, आगरा इधर, का रूट कौन सा होता, जैसलमेर। तो राजा तो उसको कहता व्यापारियों को भाई तू इस रास्ते से जाएगा, तेरे साथ बीच में मैं लूट मार होने नहीं दूंगा, इसके बदले मेरे क्या दे दे, टैक्स। तो सिक्योरिटी का टैक्स मिल जाता। फिर जैसलमेर में कोई एक सेठ बैठा है, उस सेठ ने आगरा वाले सेठ और कराची वाले सेठ दोनों से बात की और बात करके भाई कराची वाले सेठ तू आगरा माल भेजता है, टाइम लगता है तेरे को, इतनी दूर तक जाना पड़ता है, तू एक काम कर, तू मेरे तक पहुंचा दे, मैं आगे दे दूंगा। उधर वाले का तू मेरे तक पहुंचा दे, मैं आगे दे दूंगा। एक मीडिएटर हो गया, व्यापारी के भी इनकम हो गई। अब व्यापारी को सामान इधर से उधर पहुंचाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता है। मेरे पास गांव में ऊंट गाड़ा है, तो उसने मेरे को कहा कि तुम्हारे पास ऊंट गाड़ा है, मैंने कहा हाँ, तो तू माल पहुंचा गया तो मेरी भी मंजूरी हो गई। व्यापार से पूरी इकोनॉमी चल रही थी।
तो इधर से उधर टैक्स भी लिया करते, व्यापारियों की भी इनकम हो जाया करती थी, मजदूरों की भी इनकम हो जाया करती, और राजा को क्या मिल जाता? टैक्स। व्यापार वाला ज्यादातर टैक्स राजा के पास आता, इसलिए राजा उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि राज्य राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, वो सभी भाइयों की। तो तेरे पास ज्यादा है तो तू बांट, हमारे पास आएगा तो हम तेरे को दे देंगे। हम चाकरी करने के लिए आते हैं तो तू थोड़े पैसे दे दे हमें, और उत्तराधिकार शुल्क हमसे मत ले, तो स्थिति थोड़ी क्या हो जाएगी? बराबर। अगला टैक्स लिखो, नजराना। अगले टैक्स का नाम ही था नजराना। टैक्स का नाम ही क्या? नजराना। नजराना का मतलब अभी मैंने बताया गिफ्ट, है ना। राजस्थानी में नजराना का मतलब क्या है? गिफ्ट। राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होता, राजा का जो सबसे बड़ा राजकुमार होता, उसको बोलते युवराज। क्या बोलते हैं? युवराज बोलते हैं। राजा का वह बेटा जो अगला राजा बनेगा, सबसे बड़ा जो राजकुमार है, उसको क्या बोला करते हैं? युवराज। इस युवराज की जब पहली शादी होगी, युवराज की, भाई युवराज 10-12 शादियां करता, पर उसकी जो पहली शादी होती वो बड़ी धूमधाम से करते। राजा अपने राजकुमार की पहली शादी होती किसी बड़े राजा के परिवार में जाके करता, बड़े धूमधाम से करता। अब धूमधाम से करेगा तो रुपए ज्यादा चाहिए कम चाहिए? तो सारे सामंत टैक्स दो। सारे सामंत क्या दो? तो युवराज के प्रथम विवाह के अवसर पर सामंतों द्वारा राजा को दिया जाने वाला गिफ्ट या कर क्या कहलाता? पर पहली में देंगे, उसके बाद राजकुमार बोले 10 ब्याह करें 12 करें, उसके बाद हम टैक्स जमा, बाकी में रुपए लगते भी नहीं। बाकी फिर वो था कि अब जाके तू करिया, अकेले जाके करिया कहीं पर, तुम्हें ज्यादा धूमधाम की आवश्यकता नहीं। देखो देखो, युवराज के प्रथम विवाह के समय, ऑन फर्स्ट मैरिज ऑफ प्रिंस, युवराज के प्रथम विवाह के समय, ऑन फर्स्ट मैरिज ऑफ प्रिंस, सामंत राजा को कर दिया करते थे। शेडलोस डिपोजिटेड टैक्स टू किंग, सामंत राजा को कर दिया करते थे। शेडलोस डिपोजिटेड टैक्स टू किंग। ये कुछ वैसा ही है, आज भी गांव के अंदर अपने घर में शादी है तो चाचा जी अपने घर बांध जमा करवा के जा रहे हैं ना। बांध समझते हो? न्योता, नेत्रो, वो जो जमा करवाया जाता वही था। तो राजा पहला जो शादी होती है उसमें पैसे ज्यादा लग रहे हैं, पैसे ज्यादा लग रहे हैं तो दे के चले जाओ, बाद वाले में इतने नहीं लगते होंगे तो कोई दे के, न्योता दे के जाए तो ठीक है, नहीं दे के जाए तो ठीक, पहले में कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा, तय किया जाता है भाई इतना दोगे इतना दोगे इतना दोगे। आगे बात समझे? युवराज के प्रथम विवाह के समय जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? और उसका नाम वो टैक्स जैसा नहीं किया गया, नाम नजराना किया गया। नजराने का मतलब, आज भी अपने किसी की शादी ब्याह में गिफ्ट दे के आते हैं, कहा तुम भी इसकी शादी के अंदर क्या लेके आओ? गिफ्ट। उस पहली पहली शादी बड़े राज परिवार में करते, माना यह जाता कि पहली शादी बड़े राज परिवार में करेंगे तो बड़े राजा की बेटी आएगी, क्योंकि उसके बेटे को अगला राजा बनाना है। उसका जो बेटा होगा वो क्या होना चाहिए? अगला। तो किसी बड़े परिवार के लेके आओ, क्यों? क्योंकि बड़े परिवार की राजकुमारी लेके आओगे, उसका बेटा अगला राजा बनेगा, तो दो राज्यों के बीच के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, इसलिए आपस में लड़ाइयां नहीं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वैवाहिक संबंधों से जितना हो सके शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास है, किया जाए। फिर राजकुमार की मर्जी है, उसके बाद राजकुमार को पसंद आ गई राजकुमारी तो ब्याह कर ले, तो दूसरी जगह और ब्याह करनी है और ब्याह कर ले। फिर राजकुमार कई सारे ब्याह करता था, उनमें कई शादियां वैसे ही होती थी, बहुत नॉर्मल परिवारों में राजकुमार शादी करके आ जाता था। अब वहां पे पैसे नहीं लग रहे तो वहां पे टैक्स देने की भी आवश्यकता। अगला लिखो। हाँ हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। ज्यादातर मामलों में होता था, अपवाद नाम की भी तो चीज होती। हाँ। किसका? भाई चाकरी टैक्स, भाई टैक्स का मतलब रुपए थोड़ी होते हैं, है ना। वो काम कर रहे हैं वो भी तो रुपए के बराबर है ना। ये ठीक वैसा ही है कि तुम मुझे आके कहो कि सर मैं इस बार फीस जमा नहीं करवाऊंगा, हमारे 10 बाजरे की बोरी पड़ी आप ले लो, है ना। या तुम मुझे आके ये कह दो कि सर मेरे से इस बार फीस मत लेना, मैं सुबह सुबह 5 घंटे आगे रिसेप्शन पे सर्विस दे दूंगा। ये भी तो है ना, ये फीस का जरिया है ना अपने आप में, तो टैक्स ही तो है एक प्रकार का, और क्या है। उसका लेने का तरीका लगा, वो कैश में नहीं लिया जा रहा, वो सर्विसेज के रूप में आपसे लिया जा रहा है। अगला हुआ न्योत। अगला कौन सा था? न्योत कर। न्योत टैक्स ही लिख लो, बोले न्योत कर, न्योत कर, न्योत टैक्स। न्योत कर, न्योत टैक्स। राजकुमारी की जब शादी होगी उस समय जो सामान टैक्स जमा करवाएंगे उसको क्या बोलेंगे? अभी बोलते न्योतो, न्योता आदि भी तो डाल के आते हैं। राजकुमारियों वाले में फिरता कि जितनी राजकुमारियां सबके डालो,
कारण ये था, पहली बात तो कि राजकुमारियां ज्यादा होती नहीं थी, कम ही हुआ करती थी। फिर यदि राजकुमारियां ज्यादा भी है तो लोग अच्छा मानते थे, कन्यादान देना बुरा कौन माने, सेम सी बात थी। लिखो, राजकुमारियों के विवाह के समय, ऑन मैरिज ऑफ प्रिंसेस, राजकुमारियों के विवाह के समय, ऑन मैरिज ऑफ प्रिंसेस, सामंतों द्वारा यह कर राजा को दिया जाता था। शेड्यूल लॉर्ड्स डिपोजिटेड दिस टैक्स टू किंग, सामंतों द्वारा यह कर राजा को दिया जाता था। शेड्यूल लॉर्ड्स डिपोजिटेड दिस टैक्स टू किंग, सामंतों द्वारा यह कर किसको दिया जाता था, राजा को दिया जाता था। कब, इसमें फिर वो नहीं था कि भाई पहली राजकुमारी की शादी पर ही देंगे, उसमें बाद में जितनी राजकुमारियां उनके बाद शादी पर दिया जाता। वो मैंने बात बताई दी आपको, पहली बात ज्यादा राजकुमारियां नहीं होती थी, कम ही हुआ करती, और यदि ज्यादा भी है तो भी देने को बुरा मानते। कि गांव में कुछ वैसा ही है, मैं कई बार एग्जांपल देता हूं कि गांव में अब भी यदि लड़के की शादी है तो गांव के अंदर कोई चाचा ताऊ पक्का एक आधा नाराज रहता ही है ना। गांव में कभी भी सारे भाई भाई राजी नहीं रहते, और गांव में सारे भाई भाई राजी है तो लोग यूं बातें और करते हैं, राजी कैसे भाई साहब, ये तो बात गलत है। एक दो बार तो लड़ ठोकर एक दूसरे के, और अपने लड़ाई को गांव में बुरा भी नहीं मानते कि भाइयों भाइयों में लड़ाई, अपने कहते हैं वैसा हमारे थोड़ी है, महाभारत से है, कौरवों पांडवों में नहीं बनी तो हमारे में भी बनती नहीं। और गांव में बड़ी छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई रहती है कि तुम्हारी नाली का पानी हमारी तरफ आ जाता है, तुम्हारी बकरियां हमारी तरफ आगे चली जाती है, उस प्रकार की लड़ाइयां, चरपेटे की लड़ाइयां है कि हमारा मकान और चाचा जी का मकान यहाँ पर है, अब इस मकान के ऊपर से ऊपर वाली दीवार उठानी, तो हमने दीवार उठा दी तो उधर वाले कहेंगे कि आपने क्यों उठा दी, इस प्रकार की लड़ाइयां, खेत की मेड़ को लेकर लड़ाइयां। आप जब एसटीएम बनोगे तो आप देखोगे रेवेन्यू के सारे मामले भाइयों भाइयों के, आपके पास सबसे अधिक जो मुकदमे आएंगे जमीन के आएंगे, जमीन के मुकदमे किसके हैं, भाइयों भाइयों के। हर गांव के अंदर सैकड़ों मुकदमे आपस में भाइयों भाइयों के चल रहे हैं जमीन को लेकर। जमीन की थी तो 5 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन है, 5 फुट जमीन, इस प्रकार के, पर है व्यवस्था वही है। तो अब भी होता है कि मान लो अपने और चाचा जी के अंदर मनमुटाव है किसी भी बात को लेके, और घर के अंदर यदि लड़के की शादी है तो चाचा जी तब तक नहीं आएंगे जब तक हम उनको बुला के नहीं लाएंगे। वो पूरे नखरे करते हैं, पूरे नोहरे निकलवाते हैं। होता क्या है कि आप भी फिर उस एटीट्यूड के अंदर रहते हो और आपको जो है नहीं बुला के ला रहे, इनके बिना कौन सा बेटे का ब्याह नहीं होगा, और नहीं बुला के लाएंगे हम। पर होता क्या, शादी से 2-3 दिन पहले आते हैं रिश्तेदार, और रिश्तेदारों का एक ही काम होता है लड़ाई भड़काना, उनका काम सुलझाना। वो फूफा मामा टाइप के जो लोग आते हैं वो आ कहते हैं भाई फलान जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो आप कहते नहीं आ रहे, हमारी बनती नहीं है, क्यों बुलाए उनको, और वो खुद ही यूं नखरे में रहता है, एटीट्यूड के अंदर रहता है। और भाई साहब ऐसे शादी ब्याह के अंदर रिश्तेदार आएंगे, रिश्तेदारों में भाई आके नहीं बैठेगा तो कोई मतलब ही नहीं, और आपको चलना चाहिए। वो उनके पास जाके उनको और भड़काते हैं कि नहीं बुलाया क्या, वो भी उधर कहते हैं। फिर फाइनली वो समझौता टाइप का भी करवाते हैं, और वो अपने को राजी करते हैं, अपने को कहते हैं कि चलो उनके पास उनको बुला के लेके आओ तभी वो आएंगे, वरना आएंगे नहीं। लोग प्रेशर में भी आते हैं, बुलाने के लिए भी जाते हैं चाचा जी को, और अपने को आमने सामने बिठाते हैं, बीच में मामा फूफा टाइप के जो लोग होते हैं वो बैठते हैं, आपस में समझौता करवाया जाता है। उनकी थोड़ी बहुत जो भी गिले सिकवे होते हैं अपने साथ, भाई मुझे जमीन का टुकड़ा कम दिया था, अपने से हाँ भरवाते हैं कि इनको को जमीन का टुकड़ा दे देंगे, कितने रुपए जो बाकी थे वो दे देंगे। चाचा जी भी फाइनली मान लेते हैं, उधर वाला कहते हैं वाह 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 ठीक है मान लो मान लो। चाचा जी ज्यादातर मामलों में मान जाते हैं, दरवाजे के पीछे खड़ी रहती है चाची 420 होती है इस मामले में। वो बाद में दरवाजे के पीछे से बाद में वैसे कहते हैं कैसे कैसे मान जाए, हमें तो बर्तन भी कम ही दिए थे, कटोरियां 4 ही मिली थी, 7 तो मेरे पीर से ही आई थी, 3 तो ये खागेर, इनके घर में अभी भी जाके देख लो मेरे पापा के नाम की कटोरियां मिल जाएगी इनके तो। फिर उधर से वो कोई मामा फूफा टाइप के होते हैं, वही कहते हैं वाह वाह बीननी वाह, मोटो पेट राखो बीननी, अरे बस। वो दिलीप सर कहे जैसे कि गांव में यूं कोई बीननी लड़ती है तो बाद में कहा जाएगा बीननी जोरू मत बोलो 12 लोग सुने, बीननी कहती है इसीलिए तो बोल रही हूं कि बाहर वाले सुन ले, इसीलिए तो बोल रही हूं मैं। फिर समझा बुझा के उनको लाया जाता। लड़के की शादी में उनको राजी करना पड़ता है, लड़कियों की शादी में कोई नहीं जाता राजी करना। हाँ? लड़कियों की शादी में सीधा सीधा है कि भाई आओ तो ठीक, नहीं आओ तो नॉर्मली होता है कि वो चाचा जी लड़की की शादी के अंदर भी नहीं आते, और वो यूं टेढ़े टेढ़े देखते रहते हैं, न उनको कोई मनाने के लिए जाता है, पर शादी से ठीक पहले वो अपने आप ही आ जाते हैं। और ये माना जाता है कि बेटियां सांझी है, वो अलग अलग नहीं है, इसलिए उनकी शादी में किसी प्रकार के मनमुटाव होने नहीं चाहिए।
और शादी से ठीक पहले इधर बारात आने वाली है, इधर वो चुपचाप आ जाते। उनको लगता है कि वरना कोई कहेंगे कि यार बाई से किस बात की नाराजगी थी, लड़की की शादी में तुम किस बात की नाराजगी लिए बैठे, लड़के की शादी में निकाल लेते, तुम टेढ़े होके रहते कि हम नहीं जाएंगे। और मैं तो वो कई बार नोटिस करता हूँ कि 5 दिन से टेंट लगाने का प्रयास कर रहे थे कि बारात आएगी टेंट लगाएंगे, अपने टेंट लगाया, इतने में बारात आने से ठीक पहले वो उस दिन चाचा जी आ जाते हैं और कहते टेंट यहाँ नहीं लगाओ यहाँ लगाओ। तो 5 दिन से आप वहां खड़े खड़े देख रहे थे ना कि हम यहाँ लगा रहे हैं, आपसे नहीं कहा जा रहा था। और चाची जी भी चुपचाप आगे काम करवा देते हैं। गाँव में मैं इवन यहाँ तक देखता हूँ कि लोग लड़की की शादी के अंदर आपकी शादी में आते हैं, कन्यादान जमा करवाते हैं, बिना खाना खाए वापस चले जाते हैं। हमेशा अभी तक मानते हैं कि यार कन्या की शादी में लड़की के बाप पर क्यों भार पड़े, इसलिए अपने को इसके ज्यादा खर्चा करवाना नहीं, हम दे देते हैं। आज भी गांव के अंदर ज्यादातर जगह न्योते की जगह भी ये होता है कि हम बर्तन दे देते हैं, हम कपड़े दे देते हैं। ये व्यवस्था हमने इसीलिए बनाई थी ताकि एक व्यक्ति पे ज्यादा भार ना पड़े और हम आपस में मिलजुल के रह ले। धीरे धीरे उसमें दिखावा शौक नाम की 100 चीजें आ गई होगी, पर इसका जो मूल मंत्र था वो यही था कि भाई कोई कपड़े दे देगा, कोई बर्तन दे देगा, कोई दूसरी आवश्यक वस्तुएं दे देगा, कोई रुपए दे देगा, मिलजुल के हम एक ब्याह कर लेंगे। पहले जब बारातें 2-3 दिन तक रुका करती, बारात आती 3-3 दिन तक बारातें रुकती, कारण था उसका कि आप ऊंटों पे बैठ के आते, घोड़ों पर बैठ के आते, जानवर तो थकता ना बेचारा। तो आप ये तो है नहीं कि हाथों हाथ आपने खाना खाया, आप कहा सेल्फ स्टार्ट करो, ऊंट को कहा रवाना हो जाओ वापस उधर, ऊंट तो नहीं होगा ना। तो आपको 3-4 दिन तक वहां पे रोकनी पड़ेगी। तो 3-4 दिन तक खाना कौन खिलाएगा, नॉर्मली होता था। आज लड़की के पिता ने खाना खिलाया, दूसरे दिन लड़की के चाचा खिला देंगे, अगले दिन लड़की के ताऊ जी खिला देंगे, अगले दिन उनके पड़ोसी खिला देंगे। बारात में लोग भी 20-25 ही आते। जब ऊंटों पे बारात आती, इतने जितने गांव में ऊंट उतने बाराती। तो मेरे दादाजी हंसते हैं कि भाई बारात में पहले उसी को लेके जाते थे जिसके पास। तो गांव कहते भाई माने कौन पूछा, ऊंट ने पूछे, हमें कौन पूछ रहा था, किसको पूछ रहे थे कि ठीक वैसा है जैसा आपने जिस दोस्त के पास गाड़ी होती है अपने कहते तू बारात में पक्का चलेगा। और लगता है ये एक चलेगा तो 4 साथ में और बैठेंगे यार इसके। तू तू मना मत करना, देख नहीं हो सकता तेरे काम हो पर मेरी बारात तेरे बिना चलेगी। और वो यदि कह दे कि उस दिन मेरे पास गाड़ी नहीं है, मरने दो, तू ही मत आना तो बाद तू क्या करेगा आगे। तो वो होता ही था। तो आज से कई साल पहले तक बारातें 3-3 4-4 दिन तक रुका करती थी। अब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, फिर दूसरा लोगों के पास में काम बहुत ज्यादा है, इसलिए आपने हुआ कि नहीं भाई बारात फटाफट दूसरे दिन रवाना कर दी जाती है, रात को रवाना कर दी जाती है, क्योंकि साधन है, आप चले जाओगे। पहले जाते कैसे, आ गए और आते ही आपको कह दिया कि भाई साहब खाना खाया, कैसे जाएंगे, क्या साधन है आपके पास जाने का वापस, तो आपको बारात को रुकना ही पड़ेगा। फिर लोगों के पास काम होते भी नहीं थे, लोग ही फ्री थे, आराम से सोच समझ के आते थे कि 5-7 दिन अगले का आटा खा के आएंगे भाई साहब, इससे पहले हम जाएंगे। तो पहले मेरे को याद आता है गांव के अंदर कोई शादी होती तो बहन बेटियों को महीने महीने पहले लेके आ जाते, गीत वीत गाने महीने महीने पहले हो जाते। यहाँ मैं मेरे ब्याह में 3 दिन पहले गया हूँ, 4-5 दिन पहले गया हूं। तो अब है कि भाई अब इतने काम भी नहीं करने पड़ते, लोगों के पास भी काम ज्यादा है, तो उनके अपने आप उल्टा अब तो है कि बुआन बहन जो है वो ठीक शादी वाले दिन आती है, क्योंकि उसके सो होता है भाई मेरे भैंस दूध दे है, मेरे टाबर स्कूल जाते हैं। पहले उसका भी रीजन था, पहले जब जॉइंट फैमिली हुआ करती तो एक महिला यदि आ भी गई तो दौरान जेठानी काम कर लेगी। अब आप अकेली हो तो तुम ही भैंस संभालो और तुम ही बाद में टाबर संभालो, तुम ही बाद में घर का काम करने वाले तुम अपना घर छोड़ के नहीं जा सकते, कोई अपने घर के ताला लगा के तो आएगा नहीं। तो ये व्यवस्था इसलिए टूट गई धीरे धीरे। बाकी न्योता वाली व्यवस्था तो अब भी अपने, तो वो ठीक उस समय सामंतों के लिए थी कि जो भी सामंत होगा वो राजा को क्या जमा करवाएगा, टैक्स। तो नजराने में तो कहा गया युवराज की पहली शादी के समय, पर न्योत कर में कहा गया कि जितनी राजकुमारियां उनकी जब भी शादी होगी तो उस समय क्या जमा करवा जाए, कन्यादान कर दो, न्योता कर दो आप उसको। ये दादाजी की पीढ़ी तक के लोगों का ये तक किया हुआ होगा कि किसी गांव से ऊंट गाड़ी लेके निकल रहे हैं, पैदल पैदल ही निकल रहे हैं, पर किसी गांव में उन्होंने टेंट लगा हुआ देखा तो रुक के पूछते थे भाई लड़के की शादी है कि लड़की की शादी है। और यदि पता चलता कि लड़की की शादी है तो कन्यादान दे के जाते। कौन जात, कौन धर्म, कौन गांव, ये भी ध्यान नहीं, पर फिर भी उनको ये लगता था कि कन्यादान देने से स्वर्ग मिलता है, अच्छा रहता। हालांकि वो होते ये थे, 25 पैसे करवाए, 1 रुपया करवाया, 1.25 करवाए, इतने रुपए होते थे लोगों के पास, उतना वो जमा करवा दिया करते, पर अच्छा ही मानते थे, उन चीजों को बुरा मानते नहीं थे। अगला लिखो, अगला लिखो, गनीम बराड़। बराड़ का मतलब टैक्सी होता है। अगला लिखो, गनीम बराड़। गनीम का मतलब होता है बेसिकली युद्ध, आपत्ति काल है ना। देखो आप एक बात याद करो, मैंने हमीर के टाइम में एक बात लिखाई थी कि हमीर ने कर उस समय बढ़ाए थे जब युद्ध चल रहा था। ऐसा सभी राजाओं द्वारा किया जाता था, इससे पहले हमीर ने कभी भी करे। युद्ध के समय राजा दो सामंतों से कर लेता, उसको क्या बोलते,
भाई युद्ध के टाइम में पैसे ज्यादा चाहिए कम चाहिए, तो फिर राजा सामंतों का था भाई बाकी तो दिए वो दिए में, अब देखो पैसे की आवश्यकता है, थोड़े थोड़े और लेके आओ। तो वो जो टैक्स था वो कौन सा था, देख लो। युद्ध के समय ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के समय ड्यूरिंग वॉर सामंतों द्वारा राजा को यह कर दिया जाता था। फेडरल लॉर्ड्स डिपोजिटेड दिस टैक्स टू किंग, सामंतों द्वारा राजा को यह कर दिया जाता था। फेडरल लॉर्ड्स डिपोजिटेड दिस टैक्स टू किंग। अब मेरे को दोबारा बता दो, ये इतने कर पढ़ने अपने ना, आपने टॉपिक क्या लिखा, सामंतों द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर। तो सामंत राजा को भू राजस्व देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रे। कितने प्रकार की, जो पट्टे में लिखी होती, जो वास्तव में जमा होती। मेवाड़ में किसने डिसाइड किया, इसलिए उसको क्या बोलते। सामंतों द्वारा राजा को दी जाने वाली सेवाएं क्या थी, इसके बदले में राजा कोई धन, अपवाद क्या था। नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर कौन सा, उत्तराधिकार शुल्क। मेवाड़ वाले क्या क्या कहते हैं उसको, तलवार बंधाई, केद खालसा, नजराना। मारवाड़ वाले क्या कहते, हुक्मनामा और पेशकशी। अपवाद क्या था, जैसलमेर युवराज की पहली शादी पर, राजकुमारियों की शादी पर, युद्ध के समय। भले पड़ गई। हमारी व्यवस्था सम्मान एवं कर्तव्य पर आधारित है, ये तो कर्तव्य है, ड्यूटी निभा रहा है वो, मैं ये टैक्स दे रहा हूँ ड्यूटी है। राजा बदले में क्या देगा उनको, उनको मतलब कुछ सामंत ऐसे होंगे जिनको सम्मान अलग प्रकार का होगा, कईयों का अलग प्रकार का होगा, सबको अलग अलग प्रकार के सम्मान मिलते। तो सामंतों के पास में विशेष अधिकार है, क्या है, तो वो कौन कौन से सम्मान थे, कौन कौन से प्रिविलेज थे उनके, कौन कौन से विशेष अधिकार थे वो पढ़ते हैं। देखो अगला हेडिंग डालो, सामंतों के विशेषाधिकार, प्रिविलेज ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स या स्पेशल राइट्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। सामंतों के विशेषाधिकार। एक नंबर लगा लिखो ताजीम। एक नंबर क्या है, ताजीम। ताजीम क्या थी, देखो कुछ सामंत ऐसे थे, सबको नहीं, कुछ सामंत ऐसे थे जो जब भी दरबार में आते राजा उनके स्वागत में खड़ा हो जाता। सम्मान है ना भाई, सामंत के स्वागत में कौन खड़ा हो रहा है, राजा, उसको क्या बोलते हैं। अच्छा कौन सामंत है जिसके स्वागत में खड़ा हो, कोई ऐसा सामंत जो किसी युद्ध में लड़ता हुआ मर गया। तो बाद में राजा ने कहा आज के बाद इसका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता, लड़सड़पोता, लड़खड़पोता जब भी हमारे दरबार में आएंगे, मेरे तमाम वंशज इनका खड़े होकर है? या कोई सामंत लड़ता हुआ नहीं मारा गया पर उसने बड़ा युद्ध जितवाया, कोई बड़ा युद्ध जितवाया, राजा ने कहा अरे वो जैसे दरबार में आ रहे स्टैंडिंग ओवेशन दिया उसको, खड़ा हुआ उसको स्वागत, अरे यार ये मेरा भाई है, इसने मेरे को युद्ध जितवाया था। और कहा गया मेरे बाद में भी जो भी मेरे वंशज जाएंगे, इसका कोई भी वंशज जाएगा उनके स्वागत में क्या हो जाएंगे। इस व्यवस्था को आप ठीक यूं समझ लीजिए कि मैं कहता हूं आज भी हमारा कोई आर्मी के परमवीर चक्र विजेता है, मोदी जी के सामने भी जाए तो मोदी जी खड़े होंगे, यार वो परमवीर चक्र है, उन्होंने अपने देश को युद्ध जितवाया। ठीक सैम मानेकशॉ वाली बात, आप सैम मानेकशॉ वाली मूवी देखो, वो बाद में फील्ड मार्शल बने थे। तो बाद में एक तो मेरी याद, ये एक एयरफोर्स में एक फील्ड मार्शल रहे थे, एयरफोर्स के एक बड़े अधिकारी रहे थे, अर्जन सिंह। तो एक अर्जन सिंह जी का फोटो बड़ा वायरल था, पहले अर्जन सिंह जी बैठे हैं, मोदी जी पास में खड़े हैं। हाँ वायुसेना अध्यक्ष थे आप, उस समय के बड़े अधिकारी रहे, कई मेडल मिले हुए हैं आपको, आपके स्वागत में नहीं खड़े होंगे तो किसके स्वागत में खड़े होंगे। ठीक वैसा ही है, अपने आम जो लोग हैं, सिंपल फौजी साहब ही देख लेते हैं कोई वर्दी पहने हुए, तो भी अपने लगता है ना खड़े हो। ऐसा कभी नहीं होता ना कि अपने टांग पे टांग देके और बोझा लगता है कि नहीं यार ये हमारे देश की रक्षा करें। ठीक वो था ऐसा सामंत जो देश की रक्षा करता, जो राज्य की रक्षा करता, उनके स्वागत में राजा क्या हो जाया करता था, खड़ा। इसको क्या बोलते, ये दो प्रकार की होती। यदि राजा केवल आने पे खड़ा होता है तो एक एवड़ी ताजीम। कौन सी ताजीम है, यदि आने और जाने दोनों पर खड़ा होता है, दो उड़ी ताजीम। कौन सी ताजीम है, वही कोई बहुत बड़ा युद्ध जितवाया तो आने जाने दोनों पर खड़ा हो, ठीक ठाक सा जितवाया तो आने पे खड़ा हो जाओ। आगे बात समझो, देखो देखो सामंत के दरबार में आने पर राजा खड़े होकर उसका अभिवादन करता था। सामंत के दरबार में आने पर राजा खड़े होकर उसका अभिवादन करता था। किंग stands to welcome feudal lord in court. King stands to welcome feudal lord in court. सामंत के दरबार में आने पर राजा खड़े होकर उसका अभिवादन करता था। King stands to welcome feudal lord
इन कोर्ट। यह दो प्रकार की होती थी। इट हैड टू टाइप्स। यह दो प्रकार की होती थी। इट हैड टू टाइप्स। पहले लिख लो इकेवड़ी ताजी, ए और बी लगा के लिख लेंगे। देखो इकेवड़ी ताजी बराबर लिखो। दरबार में आने पर, इन एंट्री, ऑन एंट्री ऑफ कोर्ट, ये लिख लो। ऑन एंट्री इन कोर्ट, दरबार में आने पर, ऑन एंट्री इन कोर्ट। दूसरा लिख लो दौड़ी ताजिम, आने तथा जाने दोनों पर, बोथ एंट्री एंड एग्जिट। बोथ ऑन एंट्री एंड एग्जिट, आने तथा जाने दोनों पर। है ना, इसको आप यूं समझिए, इसको ये फील लेने वाली चीज है। मुझे लगता है कि यार एक राजा अपनी सीट पर बैठा है, वो सामंत जो ताजीम मिली हुई है जिसको, जिसके जाने पर राजा क्या हो जाएगा, खड़ा। वो जैसे ही उस गेट से घुसा, राजा खड़ा हुआ। वो सामंत जब तक अपनी सीट पर नहीं बैठेगा, राजा खड़ा रहे। वो धीमा धीमा चलता होगा ना, उसकी तरफ देख के चलता होगा, खड़ा रहे है। जाते समय वो पहले यूं माहौल बनाता होगा, मैं जा रहा हूं, तक राजा जी के खड़ा हो पहले, फिर मैं यहां से जा रहा हूं। अपने आप में उसको कितना गौरवान्वित महसूस होता होगा कि मेरे दादे परदादे कभी किसी युद्ध में इस राज्य के लिए लड़कर मर गए थे, इसलिए इस राजा के वंशजों को मेरे स्वागत में, इसलिए अगली बार वो भी चाहता था किसी युद्ध में मेरा बड़ा नाम हो, ताकि मेरी पीढ़ियों को इस प्रकार के अधिकार मिले। क्योंकि राज्य राजा की व्यक्तिगत संपत्ति, वो हम सब की है ना। मेवाड़ में महाराणा वे राज सिंह थे। हमने पढ़ा था कि राज सिंह ने चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया था, शाहजहां ने सादुल्ला खां को तोड़कर उस पुनर्निर्माण को रुकवाया, पढ़ा था। तो उस समय शाहजहां अपना एक दूत भेजता कि जाके राज सिंह से बात करो। एक तो सेनापति भेजा कि पुनर्निर्माण रुकवा, एक दूत भेजा कि जाके बात कर। उस दूत का नाम था चंद्रभान। क्या नाम था? दूत को अपने बोलते थे एलची। क्या बोलते? एलची, सिक्का। तो सिक्का मैसेज दे रहा है कि हमने यहां पर कब्जा कर लिया। दूत क्या होता है? मैसेंजर ही तो होता है। तो एक दूत भेजा, एक एलची भेजा, उसका नाम था चंद्रभान। क्या नाम था? तो कहा चंद्रभान को, कहा भाई तू जा और जाके उससे बात कर राज सिंह से कि क्यों पंगे ले रहा है भाई, जब हमारी मुगल मेवाड़ संधि हो रखी। तो पता चला कि भाई चंद्रभान आपसे बातचीत करने के लिए आ रहा है। तो राज सिंह ने अपने दरबार के तमाम सामंतों को बुलाया, सामंतों को बुलाकर भाई कल चंद्रभान जो कि शाहजहां का एलची है, शाहजहां का दूत है, अपने से बातचीत करने के लिए आ रहा है, इसलिए आप सारे सामंत दरबार में उपस्थित रहें। क्योंकि राज्य राजा की व्यक्तिगत संपत्ति सभी भाइयों की, इसलिए जो भी बातचीत होगी सभी भाइयों के सामने। लुका छिपी वाली क्या बात है? तुम्हारा भी राज्य है, मेरा भी राज्य है, सब मिलजुल के डिसीजन लेंगे, क्योंकि सामंत प्रशासन में भूमिका निभाते हैं। अभी मैंने लिखवाया आपको तो सारे। पर राज सिंह जी का पर ध्यान रखना, मीटिंग कल 11 बजे शुरू होगी, इसलिए जिस जिसको ताजीम मिली हुई वो 11 बजे से पहले आ जाए। यदि वो 11 बजे से पहले आ गए तो मैं उनके स्वागत में खड़ा, मैं 10 बजे आके बैठ जाऊंगा। वो 10 बजे आ जाओ तो मैं उनके स्वागत में खड़ा जाऊंगा। यदि मीटिंग शुरू हो गई उसके बाद बीच में मैं खड़ा, प्रैक्टिकल बात भी यही कि भाई राजा मीटिंग में लग गया, उसके बाद कोई आ रहा है, राजा कर 2 मिनट रुको, खड़ा हो जाऊंगा एक बार, फलान जी बैठ जाए, फिर अपने मीटिंग शुरू करेंगे। हाँ आप कहाँ थे, क्या क्या बता रहे थे, शाहजहां क्या कहते, गलत लगता है थोड़ा सा। तो शाहजहां ने सारे सामंतों के पास मैसेज भिजवाया, सॉरी राज सिंह ने सारे सामंतों के पास मैसेज भिजवाया कि जो दरबार में थे उनको तो कह दिया, जो दरबार में नहीं थे उनको मैसेज किया भाई 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, जब भी वो मीटिंग होनी है, मीटिंग इतने बजे शुरू होगी, ताजीम वाले सामंत प्लीज जल्दी आ जाए ताकि मैं उनको ताजीम दे दूं। मीटिंग शुरू होने के बाद यदि कोई ताजीम वाला सामंत आए तो मैं उसको ताजीम नहीं दूं। एक कोई कवि थे, चारण कवि थे, उनको ताजीम मिली हुई थी, वो लेट आए। स्वाभाविक बात है, तब गाड़ी घोड़े इतने नहीं होते थे, लेट हो जाते। इधर मीटिंग शुरू हो चुकी है। गेटकीपर जो था उसने उस सामंत को कहा कि अंदर मत जाइए। क्यों? कि राजा का कहा है मीटिंग शुरू होने के बाद यदि कोई ताजीम वाला सामंत आएगा तो मैं उसको खड़े होकर अभिवादन नहीं करूंगा, उसको ताजीम। उसने गेटकीपर का दिमाग खराब है तेरा। राजा की क्या औकात है कि मां उम्र खड़ा नहीं हो? राजा नहीं, इसकी पीढ़ियां झकमरा के खड़े होगी जब तक मेरी पीढ़ियां आएगी। हमने भाई साहब इस मेवाड़ को युद्ध जितवाए, मेरे बाप दादाओं ने सर कटवाए, इसलिए खड़े होते हैं, फोकट में नहीं होते। और उसने उस गेटकीपर को धक्का देकर जबरदस्ती घुस गया। उसने जैसे ही पहला कदम रखा, उसको ये था कि मेरे कदम रखते राज सिंह खड़ा होगा। राज सिंह खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि राज सिंह का कहा हुआ था कि भाई यदि बाद में आएगा तो मैं उसको किसी प्रकार की ताजीम है। तो वो बड़ा आग बबूला होता है, यार खड़ा कैसे नहीं हो रहा राजा, तो दूसरा कदम और रखता है। उसको लगा इस बार खड़ा हो जाएगा। राज सिंह फिर नहीं खड़ा हुआ, तो उससे फिर आगे चला ही नहीं गया। उसने वहीं खड़े खड़े कहा, राज सिंह के पिताजी का नाम क्या था? जगत सिंह। तो जगत सिंह ने उनको जागीर दी थी। मैं कहता हूँ जगत सिंह दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, तो उनके परिवार को जगत सिंह की ताजीम दी हुई थी। तो वो कहता है
गया राजा जगत सिंह जगत का रखवाला। राजा जगत सिंह जो जगत का रखवाला था वो तो चला गया, वो जो महान राजा था जगत सिंह जो पूरी दुनिया का ध्यान रखता था वो तो गया। राजा जगत सिंह जगत का रखवाला, लार रहेगी चिरमिडान की दामू काला। पीछे ये चिरमिया बची है जो मुंह काला करवाएगी, इसके अलावा और कुछ भी कहने का मतलब ना, तेरे जैसे नाजोगे पैदा हो गए जो अपने बाप का नाम खराब कर रहे हैं कि तेरे बाप ने किसी को ताजीम दी थी तो तू खड़ा नहीं हो रहा, तो बड़ी बेइज्जती है ना। सरेआम राजा को दरबार में नाजोगा का, सरेआम राजा को दरबार में चिरमली का उसको। तो राज सिंह बड़ा गुस्सेल राजा था, तो कहते राज सिंह को गुस्सा है, राज सिंह ने भरे दरबार में उस सामंत को मार दिया था। राज सिंह अपने पास एक मुसल रखता था, एनी टाइम गुर्ज रखता है, उस मुसल से उस सामंत को वहीं मार दिया। और राज सिंह के गुस्से के शिकार कई लोग हुए थे। राज सिंह ने एक अपना कोई मंत्री था उसको मारा था, एक वो रानी थी उसको मार दिया था, एक उस रानी का बेटा था उसको मार दिया था। राजा ने कई इस प्रकार मारे थे। कहते राज सिंह जब बाद में किसी से पूछता है, पंडित जी से पूछता है कि मैंने कई लोगों को मेरे हाथ से मारा है, ऐसे ये तो क्या युद्ध में किसी को मार दो वो पाप नहीं है, पर मैंने तो सरेआम मारा यार ऐसे लोगों को, इस पाप का प्रायश्चित क्या है, ये कैसे कन्फ्रेंस करूं मैं इसका। उन पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे पास 3 तरीके हैं, तो इन पाप का फल तेरे को मिलेगा नहीं, ये पाप तेरे धुल जाएंगे। क्या तरीके हैं? कि पहला तरीका ये है कि तुम किसी युद्ध में लड़ते हुए मारे जाओ तो तुम्हारे को ये पाप नहीं मिलेंगे, तुम स्वर्ग में जाओगे सीधे, नरक में नहीं जाओगे इन पाप कांड। उसने कहा क्या भरोसा युद्ध में लड़ता हुआ मरूं, युद्ध का क्या है कि मैं किसी युद्ध में जाऊं और ना मरूं, और मरने का क्या है, रात को सोऊं सुबह मिलूं ही ना, बहुत असंभावी है, वो तो कभी भी आ सकती है ना। मैं जोर जोर से खिलखिला के हंसूं और वहीं रह जाऊं, मैं रास्ते जा रहा हूं सांप खा जाए मर जाऊं, युद्ध की नौबत ही नहीं आ पाए मेरे पास। तो कहा दूसरा तरीका यह है कि 11,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाए। तो उसने कहा 11 का तो मैं 51 करवा दूंगा, पंडित जी आपका जुगाड़ कर दूंगा, चिंता मत करो। और बताओ। तीसरा तरीका यह कि बहुत बड़ी झील बनाई जाए, इसलिए राजसमंद बनाएगी, वो भी अकाल राहत में। कैसे बनाएगी? ये तो झील बना रहे हो, पानी की व्यवस्था कर रहे हो, राजस्थान में इससे बड़ा पुण्य क्या होगा, वो भी अकाल के समय कर रहे हो ताकि लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था हो सके। तो कहते हैं भाई राज सिंह ने झील बनाने के पीछे कहीं ना कहीं एक लॉजिक उसका ये भी था, एक लॉजिक ये भी था कि अकाल ज्यादा पड़ते थे, वाटर जो रिस्टोर करने के लिए अपने पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसलिए बनाया गया कि नदी का पानी पहले ही रोक लिया जाए ताकि अकाल पड़े तो भी अपने पानी की किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आए। वाटर इंजीनियरिंग थी उस बंदे की, इसलिए हम उसको हाइड्रोलिक रूलर कहते हैं। पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये भी था कि यार मैं कुछ ऐसा करूंगा तो पाप धुल जाएगा। तो एक पाप वो था कि उसने ताजीम वाले एक सामंत को मार दिया था। इस कहानी की शिक्षा यह है कि वो मर गया और उसने कहा ताजीम लूंगा मैं जाऊंगा नहीं भाई साहब आगे, है ना। वो अपने सिद्धांतों पर अटल था। उसके परिवार को राज सिंह ने वापस दी, आप बड़ी जागीर दी उनको, बाद में और ताजीम देनी शुरू। उसने इस बात को प्रायश्चित किया भाई गलती हो गई मेरे से, इस प्रकार की चीज हुई। मारवाड़ में एक राजा था विजय सिंह, हम पढ़ते हैं, उसकी प्रेमिका गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां। विजय सिंह की अपने भाई से नहीं बनती, उसका जो चाचा का बेटा भाई है वो राजा बनना चाहता है, इधर विजय सिंह राजा बनना चाहता है। वो जो भाई है वो लेके आ गया मराठों को। किसको लेके आ गया? तो मराठे विजय सिंह को हटा के उसके दूसरे भाई को बनाना चाहते हैं। तो विजय सिंह की हालत खराब हो रखी है, तो विजय सिंह के पास धन भी नहीं, उसकी सेना भी नहीं, जैसे तैसे करके मराठों से वो लड़ रहा है। तो एक सामंत उसके पास में आता है विजय सिंह के पास, और वो विजय सिंह को आगे कहता है कि यदि तू मेरे को ताजीम दे दे तो मैं तेरे को धन दूंगा। सामंत ने कहा कि तू मेरे को ताजीम दे दे, मतलब मैं दरबार में आऊं तो तू खड़ा हो जा, इसके बदले मैं क्या दे दूंगा? धन, क्योंकि तेरे पास धन तो है नहीं, और धन नहीं है तो लड़ेगा कैसे? लड़ेगा नहीं तो तेरे को हटा के वैसे तेरा वो भाई बन जाएगा। तो मैं धन दे रहा हूं, तू तो सेना ला तेरी, तू तो हथियार ले लड़, और बस बदले में मेरे तो मैं आऊं तब तू क्या हो जा। विजय सिंह ने कहा ताजी में सर कटाने से मिलती है, धन से नहीं मिलती। सर कटा फिर तू नहीं, तेरी जितनी पीढ़ियां होगी उनके लिए मैं नहीं, मेरी पीढ़ियां खड़े हो जाएंगे, ऐसे नहीं मिलती। उसने कहा सर तो आज कटाया जाए, कल कटाया जाए, तो कभी रण दे, ताजीम भी मिलेगी। मतलब वो संकट में फंसा हुआ आदमी भी कह रहा है कि पैसे से तो मैं किसी को ताजीम दूंगा। ताजीम समझ गए? अगला लिखो। लिखो वहां फंसाओ। राजा अपनी गद्दी पे बैठा रहता, इस बार वो खड़ा नहीं होता। ऐसा सामंत जिसको कौन सा अधिकार मिला हुआ है वहां फंसा। जब वो राजा के दरबार में आता तो सीधा राजा के, वो अपनी सीट पे नहीं बैठता जाके, वो पहले राजा के पास आता। अपनी तलवार जो थी, सारे सामंत अपने पास तलवार रखते, आप योद्धा हो तो योद्धा के पास हमेशा क्या रहनी चाहिए? तलवार। अपनी तलवार, वो अपनी तलवार अपने हाथों में लेता, राजा के घुटनों की टच करता, राजा घुटनों के लगाता। इसका मतलब था मैं हथियारों समेत समर्पण करता हूं, डेडिकेट हूं आपके प्रति, आप मेरे से कुछ भी करवा सकते हैं, मैं आपका बंदा हूं।
राजा अपना हाथ जो था अपनी बाह पसारता, शाबाश मेरे चीते। ये क्या था? क्या था? लिखो, सामंत राजा के घुटनों के अपनी तलवार स्पर्श करता था, या सामंत अपनी तलवार राजा के घुटनों के स्पर्श करता था? फ्यूडल लॉर्ड या फ्यूडल लॉर्ड्स टच स्वर्ड्स टू नी ऑफ किंग, राजा के घुटनों की तलवार स्पर्श करता था? फ्यूडल लॉर्ड्स टच स्वर्ड्स टू नी ऑफ किंग, तथा राजा उसके कंधे थपथपा दिया करता था। एंड किंग पुट ऑन हिज शोल्डर्स, तथा राजा उसके कंधे थपथपा दिया करता था। एंड किंग पुट ऑन हिज शोल्डर्स, राजा उसके कंधे थपथपा दिया करता था। पुट ऑन हिज शोल्डर्स। एक मैं और लिखवाता हूं, फिर मैं दोनों को एक साथ बताता हूं। देखो अगला लिखो, एक हाथ कुरब। हाथ कुरब कौन सा है? सेम प्रक्रिया, राजा अपनी सीट पर बैठा है, सामंत दरबार में आएगा, अपनी तलवार को राजा के घुटनों के टच करेगा, राजा अपना हाथ निकालेगा, बाह पसारेगा, कंधे थपथपाएगा, फिर उस हाथ को अपने हृदय के लगा लेगा, हाथ को अपने। इसका मतलब था कि तुम्हारा स्थान मेरे पल पल दिल के पास तुम। लिखा लिखा देखो, राजा सामंत के कंधे थपथपाता था, राजा सामंत के कंधे थपथपाता था। किंग पुट ऑन शोल्डर्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड, किंग पुट ऑन शोल्डर ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स, तथा उस हाथ को अपने हृदय से लगा लेता था। एंड टच हिज हैंड टू हर्ट, तथा उस हाथ को अपने हृदय से लगा लेता था। एंड टच दिस हैंड टू हर्ट। ये बातें अपने को यूं हंसी वाली सी लगती है, मैं कहता हूं आज भी है, आज भी है। आज भी आप किसी के घर पे जाते हैं, उसके घर के ड्राइंग रूम में एक फोटो लगी हुई उस बंदे की, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने हाथ रख रखा है, उसने वो फोटो अपने ड्राइंग रूम में लगा रखी है। उसके माध्यम से बताना चाहता है कि भाई साहब छोटा मोटा आदमी नहीं हो, भजन लाल जी अपने घर के हैं। ये तो मतलब हुआ। अभी वो चल ही रहा है कि भाई भजन लाल जी के सीएम बनने के बाद पता नहीं कितने उनके रिश्तेदार निकल गए हैं। हर कोई अपने चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उनके पास जानकारी निकल जाए। ये बां पसा और हाथ को रबी तो है। आज भी मैं जो मतलब कांग्रेस के, बीजेपी के जो रूट लेवल के कोई नेता है, भाई कोई पार्षद है, कोई नगर के मंत्री है, कोई तहसील में मंत्री है, उनके क्षेत्र में कभी सीएम चला जाए, उनके क्षेत्र में कभी पार्टी का बड़ा नेता चला जाए, वो चाहते हैं ना उसके साथ फोटो आए। क्यों चाहते हैं? ताकि ये प्रदर्शित किया जा सके, बताया जा सके कि हम फलाना जी के खास है। ये खास ही तो है। और इस बात को आप यूं समझिए, कई बार अपने किसी आदमी के लिए नहीं कहते, एक सरकार है उसमें कोई मंत्री जी है, जैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अमित शाह है, तो हम कहते हैं अरे साहब अमित शाह की चलती है शानदार वाली। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी के आदमी है। तो जब आप किसी के कंधे पे हाथ रख रहे हो, आप बता रहे हो ना कि ये अपना बंदा है, ये नॉर्मल आदमी नहीं है, बाकी सामंत नॉर्मल है, ये अपना खास आदमी है। आप अपने हृदय के हाथ लगा रहे हो भाई साहब ये एनी टाइम इधर है, एक मिनट भी यहां से दूर जाता। ये मैं एक, मेरे को किसी ने किस्सा सुनाया पुराना, कि पुराना कोई आज से कोई 30-35 साल पहले की बात है, और किसी क्षेत्र में एक कोई पार्टी के छोटे मोटे नेता थे, जैसे होते हैं कि भाई बीजेपी के शहर मंत्री, महानगर मंत्री, जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री है ना, जिलाध्यक्ष तो थोड़ा बड़ा हो जाता है उससे भी। तो उनका कोई बिजनेस था छोटा मोटा, उनके बिजनेस की फाइल कलेक्टर साहब ने रोक दी। कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई तुम्हारे ये जो फाइल है इसमें ये कमी है, ये आगे फाइल जाएगी। उस पार्टी की सरकार थी जिसके वो नेता थे। उन्होंने कलेक्टर साहब कहा मैं सरकार जिस पार्टी की, उस पार्टी का शहर का मंत्री हूं भाई साहब। कलेक्टर साहब ने कहा कुछ ही होंगे, ये फाइल आगे नहीं जाएगी। क्या कर सकते हो, प्रशासनिक अधिकारी बहुत बड़ी चीज है। पर उन्होंने ईगो पे लिया, उन्होंने कहा यार ऐसे कैसे यार, अपनी सरकार और अपना काम नहीं हो, फिर मतलब क्या निकला। तो वहां से जयपुर आ गए, सीएम साहब से मिले यहां पर।
अब तो क्या फोन वोन और बहुत ज्यादा आ गया, आप फोन पे बात कर सकते हो, पहले तो आके मिलना पड़ता और कोई तरीका ही नहीं था। सीएम साहब सुबह सुबह अपने घर पे मिलते तो सीएम साहब के पास गए और सीएम साहब जाकर मैं फलाने इलाके का फलाने पद पर काम करने वाला आपकी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ या आपकी पार्टी का एक सदस्य हूँ, मेरा ये बिजनेस है, कलेक्टर मेरी फाइल को रोक के बैठा आगे नहीं बढ़ा रहा है, प्लीज ये कलेक्टर को फोन करो मेरा काम करवाओ। सीएम साहब ने कहा आप जाओ लिखवा दो यहाँ पे काम, मैं कर दूंगा। आपको कोई नेता जब ये कहे कि आप जाओ मैं कर दूंगा, इसका मतलब पक्का है कि नहीं करेगा, है ना।